एक मिनट में थोड़ा और डिटेल करना चाहता हूँ कि ज्ञान कोई भी हो, जैसे दीपक की लौ चाहे ट्यूबलाइट की हो चाहे कोई भी हो, वो अपने लौ पने को तो प्रकाशित करती है। तो अवधि ज्ञान का जो स्वरूप है कि इंद्रिय और मन के अवलंबन के बिना अपने विषय को ग्रहण करना, तो ग्रहण करके ही उसने अवधि ज्ञान पना बता दिया। जैसे लोक में भी कहते हैं इसने अपनी औकात बता दी। कोई अगर हल्के जात का आदमी होवे और अभद्र व्यवहार करे तो अपनी औकात बता दी। तो अवधि ज्ञान ने अवधि ज्ञान रूप परिणमन करके अपने स्वरूप का प्रकाशन। अब ये बात अलग है कि अवधि ज्ञान में श्रुति ज्ञान जैसा स्वसंवेदन नहीं है, अनुभूति नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञान पना वो तो प्रकाशित होता ही है। इस न्याय से लेने में कोई दिक्कत नहीं मालूम पड़ती। भरत भाई, मैं ये कह रहा हूँ अवधि ज्ञान जो है उसमें सामान्य स्वसंवेदन जो आबाल गोपाल सबको होता है, वैसा अवधि ज्ञान में भी सामान्य स्वसंवेदन तो है, लेकिन वो विशेष स्वसंवेदन नहीं कर सकता। वो विशेष स्वसंवेदन करने की ताकत वो सिर्फ श्रुति ज्ञान में अथवा मति ज्ञान में हम माने। लेकिन अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान वो विशेष रूप से स्वसंवेदन माने आत्मानुभूति जो रूप जो स्वसंवेदन होता है वो करने में समर्थ नहीं है। इस कारण से वहाँ पर अकेले ये कहा कि भाई अवधि ज्ञान जो है रूपी पदार्थ में रूपी शौवधे रूपी पदार्थों में ही वो विषय बनाता है, इसलिए ऐसा कहा गया। इसीलिए ये बात कही जाती है कि भाव श्रुत ज्ञान या मन मति ज्ञान यही केवल ज्ञान का लघु भ्राता है, क्योंकि अवधि ज्ञान उपयोग मन पर ज्ञान छठे गुणस्थान तक ही बढ़ता है। बस उपयोग भाई साहब कुछ कह रहे भरत भाई। इसमें अपने को थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करना पड़ेगा कि ये जो अपनी ज्ञान धारा जो प्रकट होती है इसमें दो प्रकार का आता है। अवधि ज्ञान जो है वो अज्ञानी को भी है और ज्ञानी को भी है। और अज्ञानी को जो है वो तो उसमें वो पर प्रकाशक, वो एकांत पर प्रकाशक ही है। जैसे अपना ज्ञान का स्वभाव है, तीसरी उंगली में अपने लिया था कि जैसे वो ज्ञान का स्वभाव है वो अनादिकाल से जो है वो ज्ञान का परिणमन तो है, मगर सामान्यपण है। उसमें तीन प्रकार के भेद हो सकते हैं ज्ञान की। अब ये ज्ञान दर्शन वीर्य तीन गुण के परिणमन जो है उसमें ज्ञान जो है वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान या अवधि ज्ञान रूप से उसका उगाड़ हो सकता है। आपने जैसे भेद किया था कि उसमें प्रतिभास कितना होता है कि स्व और पर सब का होता है। जैसे सर्वज्ञ का जैसा सब का होता है ऐसे ही इसमें प्रतिभास तो स्व और पर सकल पदार्थों का इसमें प्रतिभास हो रहा है। मगर लब्धि कितनी है कि जितना अपना क्षोभश्रम होवे उतनी, और उसमें उपयोग कितना है कि एक को जाने, जिस किसी एक को जानता है इस प्रकार का उसका उपयोग है। तो ये जो उसमें लब्धि होती है इसमें प्रकाशकपना या प्रतिभास तो उसमें सबका होता है। अज्ञानी जीव को भी तीन काल तीन लोक का प्रतिभास तो हो रहा है, मगर उसमें जो लब्धि है वो अपने को मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की है, और जिसको अवधि ज्ञान की होवे तो अवधि ज्ञान की इस प्रकार का क्षोभश्रम है वो लब्धि है। मगर उसका उपयोग जो है वो एकांत पर प्रकाशक है, तो एकांत पर को ही जानने में वो लुब्ध है। तो मति ज्ञान का उपयोग होवे या शुद्ध ज्ञान का उपयोग होवे या अवधि ज्ञान का उपयोग होवे, तो एकांत पर प्रकाशक है, वो पर को जानने में लुब्ध है। इसलिए वो पूरा जो ज्ञान का जो स्वभाव है वो उसको तिरोभूत है और एकांत पर के प्रकाशन में वो लगा हुआ है, इसलिए वो एकांत पर प्रकाशकपना उसमें है। फिर वो साधक जब होता है तो जैसा अपना ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान की जैसा जो अपना स्वभाव है उसका अंश से आविर्भाव होता है। वो अंश से आविर्भाव होता है तो उसमें वो भी उगाड़ रूप ज्ञान है, क्षोभश्रम रूप ज्ञान है। उसमें भी प्रतिभा सबका होता है, मगर उसमें लब्धि जिसके जितना उसका क्षोभश्रम होता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का भी क्षोभश्रम हो सकता है, फिर अवधि ज्ञान का क्षोभश्रम भी होता है, और मन परिज्ञान का क्षोभश्रम भी हो सकता है। तो ये जो अंगुली में उसकी क्या स्थिति है, वो स्वसंवेदन ज्ञान प्रकट हुआ, सामान्य ज्ञान जो था वो उसका आविर्भाव हुआ, अनंत गुणों का परिणमन है। मगर उसमें ज्ञान की स्थिति क्या है, वो मति श्रुत अवधि या मन पर्य की स्थिति इसमें हो सकती है, मगर वो स्वसंवेदनपने है, स्व प्रकाशनपने है, स्वसंवेदनपने, स्व को अनुभव करने में है, स्वानुभूति रूप से है। तो वो स्वानुभूति रूप स्वसत्तावलंबी ज्ञान है। तो स्वसत्तावलंबी ज्ञान में वो जो क्षोभश्रम है वो मति श्रुत अवधि या मन पर्य इस प्रकार से इसमें हो सकता है। मगर उसमें जो फिर वो स्वसत्तावलंबी ज्ञान और परसत्तावलंबी ज्ञान इस प्रकार से दो प्रकार का भेद पड़ जाता है।
ज्ञानी होने के बाद स्वसत्तावलंबी ज्ञान और परसत्तावलंबी ज्ञान। इससे पहले अपने इंद्रिय ज्ञान में समझे, मतिशुद्ध ज्ञान में। मतिशुद्ध ज्ञान जो अपने को जो है प्रकट, वो एकांत पर इंद्रिय के माध्यम से इंद्रिय ज्ञान रूप से प्रवर्तता है। फिर साधक होने के बाद वो स्व के सन्मुख होकर जब स्व का अनुभव करता है तो उसको अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है। तो मतिशुद्ध ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान रूप से प्रकट हुआ, और उसमें थोड़ा पर प्रकाशक वो पर के सन्मुख होकर जानने का परसत्तावलंबी ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, खंड खंड ज्ञान भी उसकी दशा में रहता है। तो इंद्रिय ज्ञान जो है वो परसत्तावलंबी है, और जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो स्वसत्तावलंबी है। तो स्वसत्तावलंबी जो है वो ज्ञान धारा में जाता है, वो आत्मा को अनुभवता है, अभेदपने, तन्मयपने। उसके साथ में अविनाभावी वो ज्ञान धारा है, तो उसमें श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय, आनंद की पर्याय सब उसके साथ में रही हुई है। और जो पर प्रकाशकपना है वो इंद्रिय ज्ञान है, उसके साथ में चारित्र के विकार वगैरह सब रहे हुए हैं, और दुख भी इसमें साथ में है। तो वो परसत्तावलंबी ज्ञान जो उपयोग पर को जानने को जाता है वो परसत्तावलंबी ज्ञान है। इस प्रकार से वो जो है वो जैसे राग का कर्ता वो ज्ञानी नहीं बनता है, कर्म व्यापक है और राग उसका कर्म है, उसका कर्ता ज्ञानी नहीं बनता है। ऐसे ही ये परसत्तावलंबी ज्ञान जितना भी उसकी परिणमन में जितना है वो उस प्रकार के परसत्तावलंबी ज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान का वो करता नहीं है। वो कर्म के संबंध से होने वाला सब विकार भाव में जाता है, और स्व के अवलंबन से होने वाला जो ज्ञान धारा है उसमें नहीं जाता है। जैसे उसमें वो इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान ऐसे दो भेद पड़ जाते हैं, ऐसे ही यदि उसमें अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान होवे तो उसमें इंद्रिय ज्ञान ऐसे भेद नहीं पड़ता है। फिर भी वो इंद्रिय ज्ञान, वो अवधि ज्ञान जो है वो परसत्तावलंबी ज्ञान होने के कारण से वो ज्ञानी का कर्म नहीं है, वो कर्म धारा में जाएगा। और मनोपर्य ज्ञान का उपयोग है वो परसत्तावलंबी ज्ञान है, वो भी उसके कर्म धारा में जाएगा। वो अभेदपने जो ज्ञान की धारा जो चलती है वो कोई भी प्रकार का उसमें क्षोभम होवे वो सब ज्ञान धारा में जाएगी। वो मति शुद्ध अवधि मनोपर्य ऐसा भेद न करके वो ज्ञान धारा अपने आत्मा को अभेदपने अनुभवती है, वो अभेदपने अपने आत्मा के ज्ञान धारा में जाएगा। वो अतीन्द्रिय आनंद रूप से, अतीन्द्रिय ज्ञान रूप से परिणमन है वो ज्ञान धारा में जाएगा। और ये कोई भी प्रकार का मति शुद्ध का पर संबंधी उपयोग है, परसत्तावलंबी उपयोग है, या अवधि ज्ञान का उपयोग है, या मनोपर्य ज्ञान का उपयोग है, वो अपने ज्ञान धारा में नहीं जाएगा, वो कर्म धारा में जाएगा। यहाँ प्रश्न इतना ही है, अवधि ज्ञान ज्ञानी का हो अज्ञानी का हो, माने स्वप्रकाशनपना माने संवेदन वाला स्वप्रकाशन की बात नहीं है। जो आबाल गोपाल सबको है उस ज्ञान की बात, माने ये स्वप्रकाशपण कई रीते है ये बात હતી અહીં બરાબર છે। वो અવધિ જ્ઞાન। હવે આગળનો પ્રશ્ન ફરીથી મારે એક બીજો પ્રશ્ન કરવો તો એ રહી ગયો, એ મારે સાંભળીને બધાનો વ્યૂ જવો છે। माने ये प्रश्न ये है कि एक तो दादा में जाएगा, और ये कोई भी प्रकार का मति शुद्ध का पर संबंधी उपयोग है, परसत्तावलंबी उपयोग है, या अवधि ज्ञान का उपयोग है, या मनोपर्य ज्ञान का उपयोग है, वो अपने ज्ञान धारा में नहीं जाएगा, वो कर्म धारा में जाएगा। यहाँ प्रश्न इतना ही है, अवधि ज्ञान ज्ञानी का हो अज्ञानी का हो, माने स्वप्रकाशनपना माने संवेदन वाला स्वप्रकाशन की बात नहीं है। जो आबाल गोपाल सबको है उस ज्ञान की बात, माने ये स्वप्रकाशपण कई रीते है ये बात હતી અહીં બરાબર છે। वो અવધિ જ્ઞાન। હવે આગળનો પ્રશ્ન ફરીથી મારે એક બીજો પ્રશ્ન કરવો, તને ધારા બોલે कि पर का निषेध मत करो, जानते रहो, आ गया सो आ गया, नहीं आना है सो नहीं आए, बस जानो, जानते मत रहो, बोझा मत रखो, ये बात भी आती है। और ये पर संबंधी પોતાના જ્ઞાનને જાણે છે, પરને નહીં। दोनों बात में प्रयोजनभूत बात, अपने हित के लिए बात, उपयोग पर से व्यावृत होकर अंदर आवे, कौन सी बात राकेश जी लगती है आपको? दोनों में भाई, जब ये भी तो प्रयोजनभूत बात है ना, वो जो कह रहे हैं उसमें से प्रयोजन ऐसे निकाल रहे हैं कि भाई आप बोझा मत रखो, तो ये तो हमारे प्रयोजन की बात है ना। पर जानने में आ रहा है आप उनकी बात को अप्रयोजन भूत और गुरुदेव की बात को प्रयोजन भूत, कोई प्रयोजन ऐसा अपने माने हित के लिए प्रयोजन भूत को उपयोग अंदर आवे व्यावृत होके, वो लिए बात करता हूँ। आप चाहें तो उनकी बात सुन करके भी अपना प्रयोजन निकाल सकते हैं। देखिए, मैं इसमें हस्तक्षेप करना चाहता हूँ कि कोई भी पहलू होवे, अगर हम उसका सर्वथा निषेध करते हैं तो मिथ्यात्व खड़ा होएगा ना, तो हम तो प्रयोजन से भ्रष्ट हो जाएंगे। अगर पर को जानने का, जिस अपेक्षा से पर को जानना कहाँ है या पर प्रकाशकपना स्वभाव है वो ज्ञान में क्रियाकार झलकते हैं, ऐसा नहीं मानेंगे और अंधा मानेंगे ज्ञान को कि वो जानते ही नहीं है पर को, तो ये तो मिथ्यात्व खड़ा हो गया।
तो ये मिथ्यात्व तोड़ना भी प्रयोजन भूत है ना। तो उस जिस अपेक्षा से पर प्रकाशन का समर्थन किया है, तो उस स्वभाव को जानना, पर को जानने का बोझा नहीं रखना, ये प्रयोजन भूत है। और ज्ञान के ज्ञेयाकार में पर की सत्ता नहीं देखना, उसमें सामान्य ज्ञान की सत्ता देखना, ये अंदर आने के लिए ये भी प्रयोजन भूत है। लेकिन अगर उस प्रयोजन को हमने उल्लंघन कर दिया तो फिर हम ज्ञेयाकार ज्ञान में सामान्य ज्ञान नहीं देख सकेंगे। इसलिए बराबर आत्महित के लिए दोनों बातें समान कोटि से प्रयोजन भूत हैं, ऐसा मेरे ज्ञेयाकार ज्ञान में झलक रहा है। मेरे ज्ञान में मुझे ये कहना है, प्रश्न अच्छा है कि अपने लिए अपने आत्मा में माने आने के लिए- अपन जो भी बैठे हैं, हाँ। अपन जो भी बैठे हैं, पर प्रकाशक पने का निषेध कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं नंबर कर एक, रहा है, हाँ। ज्ञेयाकार ज्ञान का निषेध कोई नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। नंबर 2, तो माने ज्ञान का सपर प्रकाशक सबको मान्य है, पर प्रकाशक पने का कोई निषेध नहीं कर रहा है, तो उसके आगे के लिए बस जानते निषेध नहीं करना कि करना, हाँ, वो नहीं, बात पे नहीं करना। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रयोजन दो प्रकार के हो गए। यदि आत्मा के स्वभाव को जानना है, पहला प्रयोजन, और स्वभाव जान लिया है कि स्व पर प्रकाशकत्व है और ज्ञेयों से या राग से ज्ञान पर्याय नहीं हो रही है और ज्ञान अपने स्वयं निरपेक्षपणे स्वतंत्रपणे परिणमन कर रहा है, ये जान लेने के बाद अब मेरे को क्या करना है, जानना न जानना। तो इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए पर का निषेध आएगा और आना ही चाहिए। हाँ, बस ये बोल तो आना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा, प्रदीप जी आपका क्या मंतव्य है? माने इतना क्लियर है कि यहाँ जितने भी बैठे हैं, पर प्रकाशक का निषेध कोई नहीं कर रहा है, ज्ञेयाकार ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव का निषेध कोई नहीं कर रहा है। अपन को अभी आत्महित करना है, इसके लिए पर का निषेध क्या जरूरी है, या करें या न करें, या गुरुदेव की स्टाइल अपनावे वो अच्छा है कि माने किसी का माने कम ज़्यादा मार्क्स नहीं दे रहा हूँ मैं, दोनों धारा है कि मार्क्स नहीं दे रहा हूँ मैं। ढंग ही मार्क्स देने का है कि आत्मा पर को जानता है या पर को प्रकाशन करना उसका स्वभाव है, ये स्वीकार करना, ये एक बिंदु है। तो पर प्रकाशन का सर्वथा निषेध करना उचित है क्या? दूसरा, अगर पर प्रकाशक को हम स्वीकार करेंगे तो ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञायक प्रकाशित होता है, फिर यहाँ तक आने के लिए क्या पर को नहीं जानता है, ऐसा स्वीकार करना वो ठीक है क्या? इस टाइप से वो बात, मूल बात तो ये है। तो दोनों प्रयोजन भूत हैं, पहले और दूसरे का प्रश्न ही देखो, ये तो समझाने के लिए भेद पढ़ते हैं। वास्तव में जिसको सत्य तत्व समझ में आता है उस सभी बिंदुओं में यथार्थ ज्ञान उसका प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि हम पर प्रकाशक स्वरूप हमने आत्मा का जान लिया और उसमें ज्ञायक प्रकाशित हो रहा है ये हम भूल गए। तो अगर ज्ञायक प्रकाशित हो रहा है ये हम नहीं जानेंगे तो पर प्रकाशन हो रहा है ये भी हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए वो क्रम नहीं है। क्रम तो ये तो भेद समझाने के लिए और स्पष्ट करने के लिए भेद है। वस्तुतः ये परिणति तो एक ही होगी जिसमें ज्ञायक प्रकाशित हो रहा है ऐसा जानेगा और उसी में ज्ञेयाकार ज्ञान प्रकाशित हो रहा है यानी पर प्रकाशित हो रहा है ऐसा जानेगा। इसमें मुझे थोड़ा सा एक बात कहना है। प्रश्न तो किस शैली में पूछा जाए अलग बात है, लेकिन बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। अब मुझे स्वानुभव प्रकट करना है तो हम उसके लिए पर प्रकाशन का या ज्ञेयाकार ज्ञान का गौण करके ज्ञानाकार ज्ञान में कैसे आरूढ़ होवें, इसलिए मुझे मेरे ज्ञेयाकार ज्ञान में मेरा ज्ञानाकार आत्मा ही झलक रहा है, वही मैं हूँ। इस प्रकार का अपना सोन्मुक्ता का पुरुषार्थ जैसे अपने परीक्षा मुख में सूत्र ही दे दिया है, सोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाया अर्थस्य तदनुक्तया। तो सोन्मुक्ता का प्रतिभास हो तो रहा है, लेकिन लक्ष्य जैसे अभी बार बार प्रवचन में आता है जनाए छे, जान तो जीव जानने में आने पर भी लक्ष्य नहीं है तो जानने में नहीं आ रहा है। तो अपना उपयोग बहिर्मुक्ता छोड़कर सोन्मुक्ता धारण करे, उसकी दृष्टि से ये प्रयोजनभूत है। ये जो बात इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि स्वभाव का लक्ष्य करने के लिए पर की ओर लक्ष्य मत करो, पर में इष्टनिष्ठ बुद्धि मत करो, पर से लक्ष्य हटाकर अपने में लाओ, ये बात कही जाती है। कोई पर को जानने का निषेध अगर कोई कहता है, जैसे गुरुदेव भी कहते परने जान तो नहीं, उसके पीछे अभिप्राय ये है कोई आत्मा में स्वपर प्रकाशक शक्ति है या उसमें ज्ञेयाकार ज्ञान बनता है,
ऐसे पर प्रकाशक पने का निषेध नहीं है, पर को जानने के स्वरूप का निषेध नहीं है, लेकिन प्रयोजन तो पर से लक्ष्य हटाने का होगा ही होगा, तो उसी अर्थ में उसको समझना चाहिए। पर प्रकाशक के स्वभाव के निषेध की तो कोई बात ही नहीं है। एक मिनट, विक्रांत जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे इस बारे में। हाँ आइए विक्रांत जी। हाँ मन्नत थोड़ा रजनी भाई के वो उनको जाने दें, अपन बैठेंगे 10-15 मिनट और। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर का निषेध करने से, सामने कैमरे के सामने बोलिए, कहता है आपको कैद किया जा सके। पर का निषेध करे तो ही स्व का संवेदन हो सकता है क्या? हम प्लस पॉइंट में भी ये बता सकते हैं कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है या आत्मा की ओर केंद्रित होना है, तो उस बात में पर का निषेध तो अपने आप हो ही जाता है। तो ये एक ही पॉइंट नहीं हो सकता हमारे प्रयोजन के लिए कि पर का निषेध करके ही हम अपने स्व को जान सकें। तो हम अपने स्व को प्लस पॉइंट में बता के भी पर का निषेध कर सकते हैं। तो ये बात तो इस पद्धति से भी हो सकती है। मतलब किसी ने इस पद्धति से कहा तो वही पद्धति हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहने का वो एक उनकी पद्धति थी, वो अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन वही एक पद्धति से आत्मानुभव होगा ऐसा नहीं। आपका कहना है कि अपने घर का रास्ता पकड़ लिया तो सब पर रास्तों का निषेध आत्मा में आप हो जाता है, आपका इतना कहना है। बात तो ये बहुत अच्छी बात है। पर का निषेध करने का मतलब क्या है? शब्द तो वही है, पर का निषेध करने का मतलब क्या है? जैसे गुरुदेव कहते हैं व्यवहार नथी एम नथी, ऐसे शरीर नहीं, पर की सत्ता का निषेध तो है नहीं, और पर संबंधी ज्ञान अपने ज्ञान में बनता है, उसका निषेध नहीं। बस तो अब क्या बचा पर का निषेध का? तो पर को जानने के रस का, पर सन्मुखता का, यही तो बचा ना आखिर। तो उसका अभिप्राय स्पष्ट होना चाहिए, और ये गोष्ठी का प्रयोजन यही है कि जो वास्तविक अभिप्राय है किसी भी कथन के पीछे, वो अपन सबके ख्याल में आवे, ताकि वो अपने चिंतन का स्वरूप बने और अपनी वाणी का विषय बने। अब अपन एक जरा सा 5 सेकंड से जरा सा बहुत लंबा होता है, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। एक प्रश्न हमको रजनी भाई जा रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप सबसे भी, अनुभव के काल में श्रुत ज्ञान नयात्मक होता है या प्रमाणात्मक? इसका जवाब 14 पॉइंट में नहीं है, इसके लिए अगली गोष्ठी करेंगे। ठीक, अगली गोष्ठी में रखो। देखिए अब दर्शन भी नहीं था, वो भी रख दिया, इसी से संबंधित है, प्रमाण नहीं की बात उठी, दोपहर में लेंगे, अभी नहीं, मैंने प्रश्न रखा है बस। आपका प्रश्न एजेंडा में नहीं है, इसलिए मीटिंग में इसकी चर्चा नहीं होगी। देखिए काफ़ी नए अनुभव हुए इस गोष्ठी में। पुन्नूर में तो समझ लो बचपने की गोष्ठी थी, और ये यौवन अवस्था की गोष्ठी है। हम चिरकाल युवा रहना चाहते हैं, बुढ़ापा नहीं आने देना चाहते। रजनी भाई ने गोष्ठी को सही सार्थकता और सही स्वरूप प्रदान किया। वो अष्टानिका में देवलाली आए थे, तो हमने गोष्ठी के बारे में उनसे विचार विमर्श किया, और जैसा हम करते हैं वैसा बताया। तब उन्होंने कहा कि ये तो क्लासें ही हो गई, आधा घंटा प्रदीप जी ले रहे हैं, आधा घंटा अभय जी ले रहे हैं, एक एक का नंबर दिया, वही हो गया गोष्ठी। इसको किस प्रवचन करने की ज़रूरत क्या है गोष्ठी में? तो एक प्रश्न को लेकर सभी क्रम से अपना अभिप्राय व्यक्त करें, और उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर भी होवें। तो मैंने कहा तो फिर आपको मोर्चा संभालना पड़ेगा। और जिस कुशलता से उन्होंने, हम 3 दिन से देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने इसको एक जीवंत स्वरूप और सार्थक स्वरूप प्रदान किया है, उसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं। हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और सुमन भाई ने और अनंत भाई ने तो ये समझ लो भावना व्यक्त की है कि समझ लो अभी और भी अगर ऐसे प्रोग्राम होंगे तो इसी तरीके से रजनी भाई उसके अनिवार्य और अभिन्न अंग होंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और बहुत बहुत पुनः उनको धन्यवाद देता हूं। मैं बसंत भाई से निवेदन करता हूं, ये जो फ़ोटो जो सभी को हम देना चाहते हैं, ये जो फ़ोटो छापना या नहीं छापना, 1 मिनट, उसकी जो बात होती है, हम चाहते हैं ऐसा इस टाइप के फ़ोटो अपने ब्रांड पिक्चर बने। ये बसंत भाई को दिखाना, ऐसे और भी मतलब इसमें 2 आचार्य हों, गुरुदेव हों, भगवान हों, तो जो हमें एक खतरा नज़र आता है कि लोग बाग इससे अरुचि रखेंगे। मुझे विश्वास है एक फ़ोटो से मुमुक्षुओं के बाहर भी
कोई अरुचि नहीं रखेगा और रखेगा भी तो उसका अपमान नहीं कर सकेगा। तो हम चाहते हैं जो ऐसे ग्रंथ जो छपते हैं उनमें ऐसा फोटो अंदर दिया जावे। इसमें लिखा है नीचे, उपकार जिनवर का अहो मुनि कुंद का ध्वनि दिव्य का, जिन कुंद ध्वनि के मर्म उद्घाटक श्री गुरु कहान का। तो हमने गुरुदेव को तीर्थंकर से लेकर और मुनिवरों की परंपरा में सबसे नीचे बिठाया है। दूसरे फोटो ऐसे हैं जिसमें गुरुदेव के नीचे अपन श्रोता लोग बैठे हैं, और वो सभी पुस्तकों में छपे ऐसा कोई आग्रह नहीं है, बल्कि कम से कम जो गुरुदेव के प्रवचन जिसमें छपते हैं उसमें उनका जीवन चरित्र और ये फोटो छापने की भावना अनंत भाई रखते हैं। तो ये प्रत्येक के घर में रहे, इसलिए ये एक बस रजनी भाई से निवेदन है कि ये फोटो, श्रीफल और ये ग्रंथ और सीडी ये सब आप उनसे स्वीकार करें। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। दोपहर का सत्र हमारा समापन सत्र होगा, और उस समापन सत्र में हम विषय की थोड़ी बहुत चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन आपके अनुभव भी इस बारे में जानना चाहेंगे, और इसमें और अधिक इसमें प्रौढ़ता आवे, इसके लिए और क्या होना चाहिए इस संबंध में अपने अपने विचार अपन व्यक्त करेंगे। रजनी भाई। ये गोष्ठी में संचालन करने का मेरा पहला मौका था। मानो पहली दफ़े घोड़े पे सवारी करनी थी, तो गिरना पड़ना तो उस टाइप का होना वो भी स्वाभाविक है। हमारे गुजराती में कहेवत है, घोड़ा ऊपर चढ़े ये पड़े। जो घोड़ा ऊपर चढ़े ज नहीं ये पड़े कई रीते, जो घोड़े पे सवारी नहीं हुए गिरे कैसे। एक्चुअल में गोष्ठी का प्रयोजन मेरे हिसाब से एक ही था कि विद्वानों में आपस में दूरियां कम होवे, एक बात, और हर विद्वान यहाँ आके एक पॉइंट पे अपने विचार मंतव्य रजू करे और गुरुदेव से और आचार्य से उसका मिलान करे, मैच करे, और सब विद्वान का एक मंतव्य होवे, तो विद्वानों में आपसे भी माने दूरियां भी कम होगी और समाज में परूपना भी एक समान होगी, माने ग्रुपबाजी नहीं होगी। यही मेरी अंतर की भावना है और कोई भावना नहीं है। संचालन के दरमियान माने किसी को माने जिनवाणी की साक्ष्य में बोलते हैं कि ये तो जिनवाणी माता का ही है, किसी कुछ घर का कुछ नहीं है। मेरे इस मन से किसी को दिल दुखाने का या बुरा लगने का कोई भाव है नहीं। यद कदाचित ऐसा कुछ लगा हो, अभी जैसे राकेश जी एक्साइट हो गए, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई भी मन में मेरे प्रति ऐसा कोई भाव मत रखना। मैंने हर दफ़े जिनवाणी के प्रति, देव शास्त्र के प्रति तन मन वचन से और काया से जितनी भी सेवा हो सके वही भावना रखी है, निस्वार्थ भावना रखी है। तो यही भावना से, और जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो मेरे को भी आप सभी बड़े विद्वानों से वार्तालाप करने से मेरे ज्ञान में भी प्रौढ़ता और पैनापन आया है। मैं इसलिए आप सब बड़े विद्वानों का आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, लगभग आनंद भाई ऐसे बोलते थे आगे की गोष्ठी या तो चैतन्य धाम में, उन्होंने तो चैतन्य धाम में ही बोला, लेकिन मेरा अंगत अभिप्राय है कि वो गोष्ठी अभी जो विद्यार्थी गृह सोनगढ़ में बना है वहाँ रखे। इसका मेरा अंतर के भावना एक ये है कि बहुत से विद्वान का पैर बद गया है सोनगढ़ जाने में। माने कई साल से गए नहीं, और गए तो सुबह शाम वनडे माने 2020 खेल के वापस आ गए। तो वहाँ 5 दिन रुके। जो भी है अपनी जन्मभूमि है, तो वहाँ जाके अपन माने निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होता है। शिखर जी अपन जाते हैं, वहाँ भी ऊपर चरण पादुका है, और हमारे हिमंदर भी 24 चरण पादुका है। फिर भी अपन चरण पादुका वहाँ दर्शन करने, जो भाव वहाँ होता है ये भाव वहाँ या नहीं होता। ऐसे गुरुदेव की साधना भूमि और अपने जन्मभूमि वहीं अपन सोनगढ़ में गोष्ठी रखे, ऐसी मेरी भावना है। तो वहाँ भी आप भी आए और मैं भी आऊँगा।
बहुत अच्छा रजनी भाई। रजनी भाई के शब्दों में राकेश जी के बोलते हैं तो मुर्दों को हंसा देते हैं, रोतों को हंसाएं, ये तो बहुत बड़ी बात है। राकेश जी तो हाँ राकेश जी, मैं नहीं, राकेश जी आपने बोला कि बहुत हंसाते, मैंने हंसाते नहीं, पुद्गल को भी हंसा देते हैं। देखो देखो रजनी भाई ने बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया, कोई जरूरत नहीं। अपन सब रजनी भाई को जानते हैं, उसकी उपस्थिति अनिवार्य बहुत है बढ़िया। और जो कंडक्ट करते हैं वो बराबर है। दूसरी बात, मेरी बात अनंत भाई के साथ हुई है, उनका मन एक गोष्ठी का चालू रखने का है और हम दोनों ने बात किया है कि नेक्स्ट गोष्ठी ज्यादा से ज्यादा सोनगढ़ में ही बहुत होगी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और थोड़ा टाइम के लिए भी बात किया है कि फाल्गुन की जो अष्टानिका होती है उसके पहले करेंगे, हाँ, जिससे इतनी गर्मी नहीं हो। जैसे फाल्गुन की अष्टानिका में हाँ, किसी को फरवरी में जाना है वो जा सके, और उसके पहले करेंगे, ऐसा आज का पोजीशन है। बहुत अच्छा। ठीक बात है। गोष्ठियों की श्रृंखला में अच्छा है। सोनगढ़, चैतन्य धाम, सब सिद्ध क्षेत्र भी ले लेना भाई जी, द्रोणगिरी, सोनागिरी, कभी उसमें भी हो सकती है गोष्ठियाँ। अपने हाथ में कुछ नहीं है भाई साहब। आप सजेस्ट करेंगे बराबर होगा। तो अभी क्या आप लोगों का क्या सुझाव है? अपन बैठे हैं 10-15 मिनट, जो भाई साहब ने कहा है उस पर बोले भाई साहब 10 हाँ, मिनट तो बोले। मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ इस बारे में। अच्छा भैया रजनी भाई, जय जिनेन्द्र सभी का आओ जो, निकल रहे हैं। आओ जो पची, आओ जो, आओ जो, भले पधारिया। क्या बोलते शुरू में हम बोलते ना। हाँ यार, ये जरा होना जरूरी चाहिए। ये डिस्कशन को मजेदार बनाने में राकेश जी की उपस्थिति बहुत जरूरी है। रजनी भाई वास्तव में बड़ा क्रम से पकड़ते हैं, सबका सुन लेंगे और सबका रिपीट कर देंगे किसने क्या कहा। एक बहुत विशेष भाई साहब आपके विषय पे थोड़ा डिटेल हाँ, में अब आप मैं सुनना है। हाँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप दोपहर में रखें, क्योंकि अभी कट जाएगा बीच में। और सुदीप जी अभी बोलना चाहते हैं। ओके, तो सुदीप जी हाँ, आइए। और फिर नंद किशोर भी 5-5 मिनट दोनों बोलेंगे, फिर अपन ये सत्र समाप्त करेंगे। आओ। हाँ सुदीप जी कैमरे के सामने खड़े होके बोले। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये जो प्रकरण राकेश भाई साहब ने जो उठाया है उसकी संबंध में मैं बोलना था कि थोड़ा सा एक प्रमाण के संबंध में जो बात आती है, चूँकि है क्या वास्तविक स्थिति कि हम लोगों ने जो मुक्तता से आगम के साथ में आध्यात्म का या गुरुदेव श्री का जो भी है ना उनकी वाणी सुनी है, और थोड़ा सोनगढ़ या उस तरफ जो है ना वो ज़्यादातर गुरुदेव की वाणी से, इसलिए ऐसी कंट्रोवर्सी मुझे थोड़ी सी नज़र आई। अन्यथा जो आपने कहा था बहुत प्रमाणिक है आगम के सारे ग्रंथों के आधार से। दूसरी है कि प्रमाण की जब अपन चर्चा करते हैं तो एक बात ये आती है कि एक प्रमाण वाक्य होता है और एक प्रमाण रूप प्रवृत्ति होती है। तो जब प्रमाण रूप प्रवृत्ति की जब चर्चा करते हैं, जैसे 27वीं गाथा में ये बात आई थी कि देह चेतन एक ही है, कथन है व्यवहार का, वे एक हो सकती नहीं है, कथन है परमार्थ का। तो एक होता है एक द्रव्य में लगने वाला प्रमाण और उससे संबंधित नय, और एक होती है वस्तु व्यवस्था परक प्रमाण और उससे संबंधित नय। तो जब एक द्रव्य के अंतर्गत अपन जब नय और प्रमाण की चर्चा करते हैं, उसमें द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय प्लस प्रमाण की चर्चा करते हैं, और जब वस्तु व्यवस्था परक करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से पर की सापेक्षता आ ही जाती है, क्योंकि उसके अंदर जब अपन जाके देखते तो ये व्यवस्था आती है कि एक तरफ तो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय की ये चर्चा आती है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य का मुख्यता से अनुभव कराए या ज्ञान कराए वो द्रव्यार्थिक नय है, और जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में पर्याय की मुख्यता से कथन करो पर्यार्थिक नय। लेकिन जब अपन असद्भुत व्यवहार नय की तरफ जाते हैं तो उसमें एक द्रव्य की चर्चा कहाँ होती है, उसमें तो कोई ना कोई अन्य द्रव्य की सापेक्षता आ ही जाती है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि अभी जैसे आध्यात्म और आगम प्रमाण की जो अलग अलग चर्चा आई थी, तो जिस प्रमाण की चर्चा राकेश जी ने ली थी वो प्रमाण की चर्चा आध्यात्म में भी आई है। कारण क्या है कि जब असद्भुत व्यवहार ने अपन जब नयों की मुख्यता से देखते हैं तो अपन ये लगाते कि निश्चय व्यवहार नय की जो मुख्यता से जो समझ लो प्ररूपणा आई है वो आध्यात्म में आई है, और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय की चर्चा आई है वो आगम में आई है।
तो जब निश्चय व्यवहार की चर्चा आती है और उसमें अपन असद्भुत इत्यादि न्यायों को लेते हैं तो वो भी किसी न किसी प्रमाण के अंश होते हैं। जिस प्रमाण के भी अंश होते हैं, समझ लो कि वो जिस प्रमाण के वो अंश होते हैं वो प्रमाण का विषय क्या होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे कहीं ना कहीं से पर की सापेक्षता आती है। और बाकी चर्चा तो मेरे ख्याल से सबके ज्ञान में, सब इधर विद्वत लोग हैं, तो हम केवल इतना सा इस संबंध में हमारा कहने का अभिप्राय था कि उस एंगल से भी अपन सोचेंगे जो उन्होंने प्रमाण की बात कही थी, तो वो भी अपनी जगह काफ़ी सोचने लायक बात है, क्योंकि प्रमाण की प्रवृत्ति कैसे होती है, वस्तु व्यवस्था पर प्रमाण में क्या बात आती है, तो वो एक विचारणीय तथ्य, इसलिए दोपहर में हो सकेगा तो इस पर अपन चर्चा करें। काफ़ी संप्रति अहम नंद किशोर महोदयं प्रति आह्वयामि अत्र आगच्छतु। धन्यवाद महोदया। मैं विषय को छोड़कर थोड़ा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि दोपहर में समापन के लिए मैं नहीं रहूँगा। मंचासीन सभी विद्वद्गण, नीचे बैठे हुए विद्वद्गण एवं मोक्ष भाइयों, आज इस मुक्तागिरी में सच में कर्मों से मुक्त होने के लिए इतनी अच्छी चर्चा इसके पहले मैंने कभी नहीं सुनी। इसलिए ये विद्वत गोष्ठी तो मैं कहता हूँ कि साल में 3 बार होना चाहिए। और विराग जी थोड़ा याद रखें कि ये विद्वत गोष्ठी 3 जगह होनी चाहिए, जैसे अभी महाराष्ट्र में हुई, और मेरे मन में थी कि गुजरात में भी होनी चाहिए, ताकि गुजरात के गुजराती भाषी विद्वान भी एकत्र आ जाए और उनको भी उसका लाभ मिले। और मेरी भावना को सार्थकता देते हुए यहाँ स्वीकृत किया कि अगली गोष्ठी सोनगढ़ में है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और एमपी में भी ये होना चाहिए कि मंगलायतन से भी आमंत्रण है, क्योंकि जयपुर से कम 450 विद्वान निकल चुके हैं, लेकिन ऐसी गोष्ठी में वे विद्वान सहभागी नहीं होते हैं। और यहाँ बुद्धि की इतनी पैनीता प्रकट होती है कि यह चर्चा सुनकर के मैं तो बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ। और मैं कहता हूँ कि जैसे हमारे टीचरों के हर साल ट्रेनिंग होती है, ऐसे विद्वानों की भी ये ट्रेनिंग ही है, और कम से कम 100 विद्वान तो भी इसमें रहना चाहिए। यहाँ 2-4 विद्वान से काम न हो, और स्थानीय सभी विद्वान से संपर्क करें, और संपर्क करके उन सभी विद्वानों को कंपलसरी रहने के लिए हम प्रयत्न करें, तो अपनी यह विद्वत गोष्ठी बहुत सार्थक होगी। और अनंत भाई का और सुमन भाई का जो उद्देश्य है कि हमारे विद्वानों में फैलती हुई कुछ मन मिटाव की जो कल्पना है वो भी दूर हो जाएगी, और दूर होने से सभी विद्वान हम एक हो जाएंगे, और स्वामी जी का और आचार्य कुंद का जो तत्व प्रचार का हमारा मूल उद्देश्य है वह भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इसी दृष्टि से प्रयत्नरत रहे। यहाँ जिन्होंने भी अपना अमूल्य समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नहीं, नंद किशोर जी से मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मंदिर कब पूरा हो रहा है, कब काटोल बुला रहे हो, उसका भी तो निमंत्रण, हम दूसरी जगह आपको बुलाएं, आप कब बुला रहे हो हम ये पूछ रहे हैं। मुक्तागिरी तो मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में अभी होना बाकी है, नागपुर में भी हो सकती है। काटोल में एक छोटी जगह होने के कारण से मैंने कल परिचय दिया है, और वहाँ स्वाध्याय भवन बन रहा है और जल्दी से जल्दी बनाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें साक्षात अभय जी भाई साहब, राकेश जी भाई साहब, इन्होंने बहुत ही मुझे प्रोत्साहन दिया और इस कार्य में सहकारी भी दे रहे हैं। इसी प्रकार नागपुर के मुमुक्षु मंडल का भी तन मन धन से सहकार्य है, और राकेश भाई साहब से मैं बिल्कुल निवेदन करता हूँ कि आगामी जो भी हमारे काटोल में जो भी छोटी पंचकल्याणिक हो या कुछ भी हो, उस समय पंचकल्याणिक भी हो और 3 दिन की तत्व गोष्ठी भी हो, यह अपेक्षा रखता हूँ, और आप सभी पधारेंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय जिले। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्।
थोड़ी औपचारिकता, उनके हाथ से सबको सीडी के सेट वगैरह दिलाए थे। और उसके बाद डॉक्टर साहब जब गए तो उस समय भी थोड़ा उद्गार व्यक्त किए गए। फिर अभी रजनी भाई गए और अब अपन सब जाने की तैयारी में हैं। ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है। मैं आप सबके विचार और घड़ी देख के 5-5 मिनट केवल 2 पॉइंट पे कि इस गोष्ठी में आपको कोई जो विशेष बात लगी जो कि आगे रिपीट करने लायक होवे। दूसरी बात, आगे की गोष्ठी के लिए आपकी तरफ से कोई सुझाव होवे। बस ये 2 बिंदुओं पर, बाकी बहुत अच्छा हुआ और धन्यवाद और ये वो सब ऐसा स्तुति गान में समय निकालने के बजाय, क्योंकि जितना अपन समय निकालेंगे उतना अपना विषय की चर्चा का ही कटेगा। तो इसलिए मैं ये निवेदन करता हूँ कि स्वयं अनुशासित प्रणाली से 5-5 मिनट हम अपने आप सबके, नीचे आप लोगों से भी हम जो बोलना चाहेंगे उनके विचार सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं समझ लीजिए पंडित राजेंद्र कुमार जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपने उद्गार व्यक्त करें। इसकी चर्चा श्री रविंद्र जी से की, पंडित रविंद्र जी, बड़े पंडित जी, उनसे की कि हम गोष्ठी में जा रहे हैं, कुछ आपकी तरफ से आशीर्वाद। तो बोले क्या होता है? तो हमने बोले इस गोष्ठी में क्या होता है? तो हमने कहा कि 1 घंटे तक गुरुदेव की सीडी चलती है और सभी विद्वानों को बैठ कर के उससे सुनना पड़ता है। अभय जी ने पौनूर मलय में इसकी प्रेरणा दी थी कि इसमें 4 बातों का पर आपको ध्यान देना है। क्या तत्व आता है, किसकी बात पर निषेध के लिए गुरुदेव राग आदि के प्रति जो अज्ञानता के प्रति जो मतलब ठोकर मारते हैं, वो हेयत्व अपने चित्त में आना चाहिए। क्या उपाधि है, मतलब 4 बातें बताई थी। तो हमने पंडित जी से कहा कि सबको सुनना है और उसमें से सबके चिंतन पर रखे जाएंगे ताकि आप वक्ता हो, दिशा निर्देश देते हो समाज में जाके, समाज के साधर्मियों का समय भी बर्बाद ना हो और उनको तत्व मिले। तो सुन करके बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसा होना चाहिए और विद्वत गोष्ठी बराबर अच्छा कार्य है। हम अपनी तरफ से कहते हैं कि अभय जी ने जो 14 बोल चुने, लगता तो रूखा रूखा सा था। हमने तो आते ही से कहा था कि इसमें कुछ सार समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रयोजन अपना तो आत्मार्थ का होना चाहिए। हमें विद्वान तो बनना नहीं, पंडित नहीं बनना, परंतु जब यहाँ पर विषय चले और उसकी एक एक गहराई खुली तो लगा कि बहुत कुछ सीखने लायक, जिनागम बहुत सूक्ष्म है, बहुत रहस्य भरे। दूसरी खुशी ये हुई कि आदरणीय डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने इसका जो सार निकाल के देते थे, जहाँ जहाँ हम लोग अटकते थे तो वहाँ से निकालते थे कि भाई कोई पक्ष तो नहीं बन गया कि हम जानते ही नहीं। अपना प्रयोजन साधन अलग बात है, परंतु जिनागम के किसी भी सिद्धांत का दुरुपयोग ना हो या वस्तु स्वरूप का मतलब विरोध ना हो, ऐसा अपन को निर्णय बराबर निष्पक्षता से करना चाहिए। तो जितना उन्होंने संभालते बना, उन्होंने भी बहुत अच्छा हम सबको लाभ दिया। तीसरी बात है कि गुरुदेव से जो यहाँ सुना कि आत्मार्थ कैसे साधा जाता है, कि तू जानता है तो अपनी परिणति में जो ज्ञाकार बने उसको जानता है, इससे आत्मा अत्यंत निकट जैसी लगती है कि जो ये रखा आत्मा, क्योंकि जो जानना हुआ वो हमेरे में तो हुआ, तो हमने अपने को तो जाना। इस तरह से वो स्वामी जी के पास जो पद्धति थी, जो शुद्धात्मा को दिखाने की कहो, आत्मानुभूति की कहो, बेजोड़ थी, बहुत उत्कृष्ट पद्धति, और इस तरह से अध्यात्म भीतर प्रवेश कर सकता है। तो वो सब इसका बहुत लाभ मिला, मतलब डॉक्टर साहब का भी लाभ मिला कि हम अस्खलित ना हो, तत्व से बाहर ना जाएं, और दूसरा गुरुदेव श्री को इस टोन में सुनना, इस तरह से सुनना जिससे अपना ज्ञाता आत्मा ऊर्ध्व रहे। इस तरह हमें तो आनंद अंदर से बहुत आया है।
हम तो अभय जी का बहुत उपकार मानते हैं और अनंत भाई का, कि जिनको ये सब विद्वानों को बुला करके ऐसी गोष्ठी कराने का भाव आता है जिसमें खूब जैन दर्शन का खुद प्रचार प्रसार हो और अपनी गुत्थियाँ सुलझें। इतनी बात कहें। कहाँ आदेश क्या करना है, कहाँ बैठना है? बोल उस कुर्सी पे बैठ के बोलेंगे यार, तो फिर इधर वालों को कुछ फेस नहीं दिखेगा ना। इनको ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पीछे कुछ भी नहीं है, खाली खाली है, तो उसमें वीडियो में कुछ नहीं आता है जो बोलने वाले का लेते। तो ये चाहते हैं कि उधर बैठाल के बोलें वक्ता को। हाँ, कैमरा कहाँ लगा दें? इधर इधर खाली है ना, इधर बैकग्राउंड कुछ नहीं है वक्ता के पीछे। हाँ हाँ, हितेश भाई आप पधारो, आप इधर बोलने दो। देखो देखो, एक प्रयोग ऐसा करते हैं। ये माइक रखा है। हाँ, उसमें भी मज़ा नहीं आती। नहीं अच्छा नहीं लगता जहाँ बैठे वैसे, वहाँ 2-4 वहाँ बढ़ जाएं बस, थोड़ा सा ये हाँ, वो सेंटर में आ तो उस तरफ कर लीजिए, लेकिन बोलने वाले तो जहाँ बैठे हैं वहीं से बोलेंगे ना। कुर्सी वहाँ चलिए, हाँ, अब वो उनकी प्रॉब्लम वो जाने। हाँ ठीक, नहीं लेकिन वो बाद में सब बड़ा अखरता है साहब। ये पंचकल्याण की जो हम जब करते थे ना एडिटिंग, तो कोई मुकुट ऐसा हो गया कि काला हो गया कि पीछे का हो गया, तो बहुत अखरता था वो। इसलिए वो, खैर चलिए, आगे की गोष्ठी में ये ध्यान रखेंगे कि पूरे लंबे में पीछे का बैकग्राउंड अच्छा होवे। ये पहला सुझाव नोट कर लेना भाई। हाँ हितेश भाई। हाँ जी, इस गोष्ठी से मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस गोष्ठी में इस विषय की जो सूक्ष्मता है और गंभीरता है वो काफ़ी समझने और सीखने को मिली है। और ऐसी गोष्ठी के अंदर में विद्वान आपस में अपने जो अभिगम है, अपना अभिप्राय जो है वो जिस ढंग से व्यक्त करते हैं, तो जिनवाणी माँ की भी गरिमा अंतरंग से बहुत आती है कि एक शुद्धात्मा की प्राप्ति करना और प्राप्त करके ज्ञान के अंदर में सारे विषय को पक्षपात किए बिना जैसे है वैसे जानना, तो ये गोष्ठी के अंदर में इस एंगल से ये बात यहाँ से ऐसे भी आती है, उस अपेक्षा से ऐसे भी आती है। और अपने ज्ञान को प्रमाण के मर्यादा में रखना और प्रमाण में से एक शुद्धात्मा की कैसे उपलब्धि करना, ये दोनों बातें इस गोष्ठी के अंदर मुझे काफ़ी सीखने और समझने को मिली है। तो ये गोष्ठी मेरे लिए तो बहुत ही कार्यकारी रही है और भविष्य के अंदर में भी ऐसी गोष्ठी का आयोजन हो, ऐसे विषय चले जहाँ मैं श्रोता के रूप में बैठूं। वो तो डबल रोल तो करनी पड़ेगा। और इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ, खास तौर पे आनंद भाई और यहाँ सभी विद्वान वर्ग जो है जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया है, मैं उन सबका आभारी हूँ। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। ऋषभ जी। केवल थोड़ा आगे कर देना, केवल थोड़ा स्पेस दे दो, आगे कर दो तो अपने आप उठने बैठने में सुविधा हो जाए। थोड़ा दूर कर दो इसको, दूर कर दो, दूर कर दो तो वो बीच में से जाएगा। हाँ हाँ, बस बढ़िया, ये ठीक। हाँ। अब भाई जब फोटो ग्रुप के लिए अपन इतनी सेटिंग करते हैं तो थोड़ी सी तो वीडियो के लिए भी कर लेनी चाहिए ना। चिपकाओ नहीं, उसको बीच में जगह रहने दो। हाँ हाँ ठीक, अब वो तो यहीं से चलिए। हाँ जी। सबसे पहले मैं इस गोष्ठी के प्रायोजक और आयोजक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इसके पहले सभी विद्वानों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में कमेंट करना चाहता हूँ। ये मेरा इस तरह की गोष्ठी में शामिल होना ये पहला अवसर था और मैंने विराग जी को जो खबर की थी वो तो श्रोता की जगह ही की थी।
और ये जो गोष्ठी बिल्कुल मेरे लिए नया एटमॉस्फेयर था। गोष्ठी मेरे लिए एटमॉस्फेयर नया नहीं है। मैंने मेरे 30 साल के सर्विस के पीरियड में बहुत हाई लेवल की गोष्ठियाँ में मैंने भाग लिया है और वो विषय अलग था, ये बिल्कुल ही अलग विषय है। इसके जो ऑर्गेनाइज करने का तरीका ये भी बिल्कुल अलग है। और पर मुझे इतने हाई लेवल के विद्वान, जो कि मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष माने विश्व आ गया उसमें, उसके ऊंचे विद्वान इसमें सम्मिलित हैं, परंतु एक जो गोष्ठी की गरिमा है, जो डिसेंसी है, वो मुझे इसमें उसकी कमी नज़र आई है। अगर कोई विद्वानों के अलावा बाहर का आदमी आकर इस प्रकार की गोष्ठी देखे तो उसके ऊपर इसका इम्प्रेशन जिस लेवल की है ऐसा लेवल का नहीं पड़ेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ दोबारा से, परंतु इसी को हम बहुत ऊंचा जिस लेवल की ये गोष्ठी है, इस गोष्ठी का कोई लेवल नहीं है। जिस उद्देश्य से ये गोष्ठी है कि इसमें कहने वाले, सुनने वाले और जिनको ये सुनाई जाए, उन समस्त जीवों का अनंत जन्म मरण का नाश हो, ये लेवल है इस गोष्ठी का। तो उसका आयोजन भी, उसके सारी गतिविधियाँ किस लेवल की होना चाहिए, ये हम बिल्कुल इस बात का ख्याल कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि इसमें जो मैंने थोड़ा सा माइनस पॉइंट देखा, उसमें सिर्फ ये है कि जिस वक्ता को कहने का मौका दिया जाए उसको कोई इंटरप्ट नहीं करे, सबसे पहले बात। उदाहरण के लिए मुझे बहुत दुख हुआ सुबह कि प्रदीप जी का नाम लिया गया, उनको वक्ता के लिए उनको माइक ऑफ़र किया गया, परंतु उनको बोलने का मौका ही नहीं मिला। बहुत से वक्ता ऐसे हैं जो बीच में बोल सकते हैं, पर बहुत से वक्ता हैं नहीं बोल सकते हो। ये इसमें ये व्यक्तिगत क्वालिटी है ये। अब आप उसको क्वालिटी कहो या डिमेरिट कहो, ये मैं नहीं उस पर कमेंट करूँगा, परंतु ये इस प्रकार की डिसेंसी इसमें मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि इसका लेवल बहुत ऊंचा है, इस गोष्ठी का लेवल बहुत ऊंचा है। एक बात तो ये। दूसरी बात, विषय के बारे में मैंने दूसरे दिन ही पंडित जी साहब को, अभय जी को मैंने कहा था कि सारे विषय जो है, ये भी विषय है उनमें से, पर सीधा श्रोता और वक्ताओं को आत्मानुभूति का विषय सीधा स्पष्ट करे, ताकि वो वक्ताओं में जाकर के सीधा इस आत्मानुभूति के विषय को उसी प्रकार से स्पष्ट करें, गुरुदेव के को सुन करके जो उन्होंने सुना है और खुद उसको आत्मसात किया है, और सारे जो श्रोता हैं, पूरे हिंदुस्तान के जो श्रोता हैं, वो भी उस तत्व के प्रति लालायित हैं, उसको उसी प्रकार से वो सारे विद्वान लोग एक मत से, जैसा कि अभी सुबह कहा गया था कि हम यहाँ पर विचार सारे कर रहे हैं, पर उस सारे विचार विमर्श को हम गुरुदेव का प्रवचन क्यों सुनाया जा रहा है, क्यों हम उनने जो तत्व बताया है उस पे सब एक मत हों, और उस एक मत होकर के हम सारे विश्व में, सारे भारत में उसी तत्व को प्रकाशित करें। यही इस गोष्ठी का उद्देश्य। ये मेरे को बहुत बढ़िया। विषय के बारे में आपने थोड़ी बात कही। मैं भी ये चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने बिंदु निकाल के दिए, आगे की गोष्ठी के लिए आप लोग अपना मानस बनावें, आप अपना विषय स्वयं चुनें और उसके बिंदु निकाल के हमारे पास भेजें। तो मैं समझ लो, जैसे रजनी भाई हुए, भरत भाई हुए, इन लोगों को भेज करके उसको फिर अंतिम रूप देंगे, तो ये और अच्छा समझ लो सबसे विचार विमर्श होकर के वो आ सकेगा। और अब मैं राकेश जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने विचार व्यक्त करें। सुपर प्रकाशक विषय पर ये गोष्ठी का आयोजन
इसके पूर्व पोन्नूर में आत्मानुभूति, उसकी प्रक्रिया, पक्षातिक्रांत दशा, इसके संबंध में वहाँ गोष्ठी हो चुकी अपनी। दूसरा ये जो एक ज्वलंत विषय था सुपर प्रकाशक का, उस पर ये गोष्ठी हुई। विद्वत गोष्ठी इसका जो नाम है वो इस रूप में है कि इसमें विद्वानों के विचारों का परस्पर आदान प्रदान करना, उसमें ये आएगा जब कोई एक विद्वान, और ये हम चर्चा सत्र को विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं और उसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ कि एक विषय किसी वक्ता ने कहा, यदि किसी विद्वान, तो सब विद्वान हैं और वादे वादे जायते तत्वबोध, तो उसमें हमको यदि कोई बात कहना है और यदि इसमें कोई आप ऐसा समझते हो कि इसमें गोष्ठी की डिसेंसी भंग होती है, तो फिर तो चर्चा ही नहीं होगी। और हमको सिर्फ मंतव्य सुनने नहीं हैं, उन मंतव्यों को, जैसे आपने कहा कि प्रमाण की मर्यादा में, माने हमको यदि आपके वक्तव्य में कोई, क्या बोलते हैं उसको, एक लीक पॉइंट है या कोई, हाँ, कोई कमी महसूस हो रही है, तो उसके संबंध में प्रश्न तो खड़ा होगा, और प्रश्न खड़ा होगा, और यदि आपने उस पर बहुत व्यवस्थित तरीके से सोचा है, चिंतन किया है, तो आप उसका जवाब भी दे सकेंगे। हो सकता है कि हमारा प्रश्न आपके विषय को और ज़्यादा मांझने में, उसको स्पष्टीकरण करने में सहयोगी हो जाए, इसलिए वो उसको तो प्रोत्साहित करने की बात है। हाँ, उसमें हमको ये ज़रूर है कि उसमें मर्यादाओं का भी हम ध्यान रखें, और वो मर्यादा का भंग प्रश्नकार की तरफ से भी ना हो और ना उत्तर देने वाले की तरफ से हो। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गोष्ठी में ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे हम सिर्फ, मैंने इस गोष्ठी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव श्री से लेकर सारे जिनागम को हमको आधार बनाना चाहिए। अकेले यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए कि भाई गुरुदेव श्री ने, हम तो बस गुरुदेव श्री ने कहा कि नहीं कहा और गुरुदेव श्री बस उतने तक ही हम सीमित रखेंगे। ये सोच मेरे को लगता है कि विद्वानों में इस लेवल पर वो ठीक बंधन करना विद्वानों को, ये कहाँ तक उचित है, हम इस पर विचार कर लेवें। हम ये नहीं कहते हैं कि गुरुदेव श्री ने कम कहा है या गुरुदेव श्री के उसमें कोई बात कम आई है, लेकिन मेरा यदि अभ्यास नहीं है गुरुदेव श्री का और मैंने उतना अभ्यास नहीं कर पाया है उनका, तो फिर मैं उस विषय में कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। और मैं समय सार के आधार पर अथवा और कोई दूसरे ग्रंथ के आधार पर, जिनागम के आधार पर यदि मैं कोई बात करना चाहता हूँ तो उसको आपकी विद्वत गोष्ठी मंजूर करेगी कि नहीं करेगी, उसको आप उस अपने प्रमाण की मर्यादा में उसके वक्तव्य को मानोगे कि नहीं मानोगे, इस पर हमको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और उसकी मुझे ऐसा लगता है कि उसकी हमको स्वतंत्रता देनी चाहिए। और ये भी हो सकता है कि वक्ता जब कहे और उसने जिनागम के आधार पे कह रहा है तो उसकी गुरुदेव श्री से मैचिंग होगी ही होगी, नहीं मैचिंग क्यों नहीं होगी गुरुदेव श्री के साथ में उसकी। इसलिए उसको जो है इतना, उसको थोड़ा लिबरल रूप, पूरे जिनागम को आधार बनाने वाला जो लिबरल रूप है वो उसको देना चाहिए। विद्वत गोष्ठी में तो ये अवश्य होना चाहिए। जैसे कि हमने धवला की बात उठाई, धवला की बात उठाई, तो अब वो बात उठाई है, आप उसका गंभीरता से अध्ययन करें, मनन करें और चिंतन करें। मैं ये कहता हूँ स्वपर प्रकाशक का भी विषय, ये विद्वत गोष्ठी में हम ऐसा भी कर सकते थे कि आप प्रवचन सार के आधार पर स्वपर प्रकाशक का स्वरूप बताइए, आप समय सार के आधार पर अनेक गाथाओं, 19वीं गाथा, 75वीं गाथा, अनेक गाथाओं के, सेटिका की गाथा, सेटिका का तो नाम तक नहीं आया हमारी गोष्ठी में, वो तो बहुत बड़ी जोरदार गाथा थी तो वो सेटिका की गाथा के आधार पर, अनेक गाथाओं के आधार पर स्वपर प्रकाशक बताइए। एक विषय ये भी रख सकते, धवला के आधार पर स्वपर प्रकाशक बताइए आप। और मैं कहता हूँ सिद्धांत ग्रंथों के आधार पर स्वपर प्रकाशक बताइए, अध्यात्म ग्रंथों के आधार पर स्वपर प्रकाशक बताइए, न्याय ग्रंथों के आधार पर स्वपर प्रकाशक बताइए।
माने वो तो उस विद्वत गोष्ठी का तो वो विद्वतापूर्ण जो लेवल है वो आना चाहिए। एक और बात हमारे पवन जी भाई साहब ने कही थी, मैंने आपको पहले दिन भी उसका इशारा किया था कि भाई आप पोन्नूर में गए, आपने इतने 50 विद्वानों को इकट्ठा किया और ये सब इतने हाई लेवल पे 5 दिन तक आप लोगों ने चर्चा करी, उसका निष्कर्ष क्या निकला, इससे घबराने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, कि इसका कोई बोझा लेने की बात नहीं कह रहा हूँ। निष्कर्ष के रूप में यदि हम एक दस्तावेज तैयार करें, उसका राइटिंग में कोई उसका बुक फॉर्म में कोई एक मैटर तैयार करें, मेहनत तो करनी पड़ेगी, उस मेहनत से हम बचेंगे तो, और वो मेहनत अकेले अभय जी को नहीं करनी है, वो उनको बोझा लेने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे नहीं, फिर मेरे ऊपर भी बोझा क्यों डाल रहे हो? मैं कह रहा हूँ बोझा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, तो बोझा नहीं है तो तुम्हें क्यों नहीं ले लेते हो? अभी बहस नहीं कर रहे मैं ये कहता हूँ कि भैया हम सबकी ये जिम्मेदारी है और उसको इस लेवल पे ले जाना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए उसकी बात है। तो उसका हम एक दस्तावेज बनाएं और उसको प्रसारित करें। उसको मंगलायतन पत्रिका ने तो ये भी कहा कि भैया हम आपकी पूरी पत्रिका 1 अंक 2 अंक आपको पूरे उसके लिए दे देंगे, आपके सेमिनार के लिए, आपकी गोष्ठी के लिए। और उसमें हम वो, क्योंकि सारी तत्व चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पर, और ये हमारी पत्रिकाएं जो हैं वो तत्व चर्चा के लिए समर्पित हैं, तो हम तत्व चर्चा का उसमें प्रस्तुत करना चाहते हैं। उन्होंने अभी स्वपर प्रकाशक वाले विषय पर भी कहा था कि भाई इसमें हम 1-2 अंक उसके छापेंगे, आप हमारे पास में मैटर भेजो। और लेकिन उसको ये ज़रूर देखना पड़ेगा, उसके लिए तो अभय जी और अपने जो विद्वान जो उसके अच्छे अध्येता हैं, और जिसमें हमारा स्वामी जी के साथ में कोई विरोध भी उसमें ना आए, क्योंकि हमारी पत्रिका का भी वो एक लेवल है, और आगम के साथ में भी उसकी मैत्री बने और उनके स्वामी जी के साथ में भी उसकी मैत्री बने, और कोई मतलब ऐसी चीज़ ना चली जाए कि जो अनऑथेंटिक हो, अप्रमाणिकता की संज्ञा में चली जाए। तो ऐसी सब बातों को, और कोई यदि आती भी है, जैसे हम धवला की बात बिल्कुल अलग थलग ढंग से प्रस्तुत करें, तो उसमें हम बिल्कुल स्पष्ट वो राइटिंग में देवें कि भाई ये धवला में एक ऐसा मत है और वो हम उसमें देना चाहते हैं, ऐसे करके उसको हम रख सकते हैं। तो ये विद्वत गोष्ठियों का जो लेवल है, इसको थोड़ा सा ये लेवल भी, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जयपुर से 500-550 विद्वान बाहर निकले हैं, उन लोगों को भी इस तत्व मंथन की प्रक्रिया में, तत्व विचार की, तत्व प्रचार प्रसार भी इसमें जुड़ जाता है। यदि वो, उनको भी हमको इसमें आमंत्रित करना चाहिए, और भी आएँ, और भी विद्वान इसमें जुड़ें, और उनका भी लेवल धीरे धीरे देखो, आजीविका के चक्कर में आदमी के 10-5 साल बिगड़ जाते हैं। उसके बाद में जब वो थोड़ा सा निवृत्त हो जाता है आजीविका से, या सेल्फ वो हो जाता है, तो वो फिर से अपने उस जो पुराना उसने अध्ययन किया है, पुरानी सब चीज़ें उसने करी हैं, तो वो फिर से उस लेवल पे आ सकता है। और ये विद्वत गोष्ठी उसके लिए बहुत वरदान साबित हो सकती है। इसलिए इसको हम विद्वानों तक हम करें कि श्रोता में भी जो हैं, श्रोता ना रहें, विद्वान ही विद्वान रहें, लेकिन वो सारे विद्वान हमारे, हम बहुतों को आमंत्रित करें, मेरा ऐसा निवेदन है। उसके लिए क्या हो सकता है, खर्च आदि की सब व्यवस्थाएं बड़ी होंगी, लंबाएंगी, व्यवस्थाएं बड़ी होंगी उससे, लेकिन ज़रूरत ज़रूर है उसकी, ऐसा मेरा निवेदन है। मेरा अपने इस बार कितने लोगों को आमंत्रित किया था विद्वानों को? 40 विद्वानों को पत्र भेजे थे। हाँ, वो तो आपकी ठीक है। मैं संक्षेप में कुछ बातें इनके संदर्भ में कहना चाहता हूँ। 3 बिंदु आए हैं। पहला तो गुरुदेव तक ही सीमित न रहें, आगम को भी परमिशन देना चाहिए। गुरुदेव के से ज़्यादा जुड़ाव होने के कारण अपन सबका, और ख़ासकर यहाँ जो विद्वान आए हैं उनका, और फिर गुरुदेव की सीढ़ी तो अपनी गोष्ठी का एक अभिन्न कार्यक्रम है ही, तो वो सहज ऐसा दिखा कि हम गुरुदेव तक ही सीमित हुए हैं। लेकिन दूसरे मूल ग्रंथों की बात आई, धवला की बात आई, तो उसके प्रति किसी ने अरुचि दिखाई हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए उसकी परमिशन देने नहीं देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी बात, मेरी सोच और मेरा जो स्वाद है, टेस्ट, वो राकेश जी के स्वाद से बहुत भिन्न है। वो यूनिवर्सिटी के लेवल पे सोच, जैसे वो अभी उन्होंने मैंने सेमिनार में बुलाया है, यूनिवर्सिटी में सेमिनार हो रहा है मंगलायतन में,
मैं कहता हूँ इसमें तो मैं बिल्कुल अनफिट हूँ। बोले ठीक है, आप आना, फिर देखना जो होगा सो होगा। मतलब मैं एक स्वाध्यायी लेन का और उस लेन के टेस्ट वाला हूँ। राकेश जी ने जो विचार रखे हैं वो बिल्कुल विश्व के लेवल पे, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो डिस्कस होता है उस लेवल पे हैं। तो मैं फिर कहता हूँ कि आप सबके दिमाग में जो भी चित्र होवे, आप अपने अपने प्रोजेक्ट बना के हमें भेजिए। आप विषय चुनिए, आप विषय के बिंदु बताइए और उसके आधार से फिर अपन उसको उस स्तर तक पहुंचाएंगे। और जो विद्वानों की बात है, तो हमारा भी यही प्रयास रहता है कि जितने प्रवचनकार हैं, चाहे वो शास्त्री होवें या शास्त्री नहीं होवें, लेकिन जो दैनिक स्वाध्याय सभा में जो प्रवचन करते हैं उनको हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। बस इतना ही मुझे कहना है। बाकी थोड़ा इतना ज़रूर है कि समय का लोग ध्यान रखें, नहीं तो 5 है यहीं बज जाएंगे, कोई परवाह नहीं है। फिर ये नहीं कहना कि विषय नहीं हुआ। तो अभी रात भी पड़ी है, हैं? अच्छा, आपको जाना है ना? हाँ ठीक है, पहले बसंत भाई बोलेंगे। आत्मार्थी बंधुओं, ओन्नूर की गोष्ठी भी अटेंड करने का भाग्य मिला था। यहाँ भी 2 दिन आया पाया हूँ। कुछ प्रश्न ये गोष्ठियों के जो आयोजन है उसके साथ जुड़े हैं। एक प्रश्न ये है कि इन गोष्ठियों से हम क्या उपलब्ध करना चाहते हैं। हम इसके लाभार्थी में प्रवचनकारों को बुलाते हैं। प्रवचनकार की ड्यूटी होती है कि वो आगम को, अध्यात्म को और इन सब चीज़ों को लोगों के सामने रखें। हमें उनके प्रवचनों में और उनके ज्ञान में सुधार लाना है या सूक्ष्मता लानी है, या हमें उनको इस तरह से तैयार करने हैं कि वो आत्मार्थ का अच्छी तरह से प्रयोजन बता सकें। यदि हम आगम के ज्ञान को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो वो मूल हमारा जो उद्देश्य है उससे शायद हम कुछ डिविएट हो जाएंगे। लेकिन चर्चा होती है तो उसमें आगम, अध्यात्म और धवल जैसे शास्त्रों का रेफरेंस आना स्वाभाविक है। वो आने से विषय स्पष्ट होता है, वो एक बात है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा उद्देश्य मात्र आत्मार्थ के प्रयोजन को आगे बढ़ाने का होना चाहिए। आयोजक सोच लें, जो लोग इसकी व्यवस्था करते हैं वो सोच लें कि हम किस प्रकार के विषय रखें। जैसे स्वपर प्रकाशक का विषय है, इन चीज़ों पर यदि हमारे प्रवचनकारों के मन में, उनके ज्ञान में और उनकी वाणी में सुधार आता है और एक रूपता आती है तो समाज के लिए बहुत उपयोगी चीज़ हो जाएगी। और उसी का उद्देश्य था, होना चाहिए। हम ये काम को करने में कोई भी प्रकार का, जिसको बोलते हैं कि बंधन न रखें। एक वक्ता बोलता है, दूसरा बीच में बोल देता है, इसमें हम अनुशासन रखें, बाकी बोलने पर कोई प्रतिबंध न रखें। क्योंकि विषय को खुलने के लिए प्रश्न के सामने भी दूसरा प्रश्न आवश्यक होता है। ये सब बातों को देखते हुए विषय तो आपने बहुत रखे और इन पर चर्चाएं हुई। भाई अशोक जी ने कहा कि इन पर एक लिखावट होनी चाहिए, एक निबंध होना चाहिए और उसका प्रकाशितपना होना चाहिए। वो सचमुच में एक कठिन काम है, क्योंकि विषय वैसे चर्चित हैं, लेकिन विषयों को समेट के उसका एक दूसरा उसका प्रस्तुतिकरण करना एक दूसरी बात है। लेकिन इस प्रकार की गोष्ठियाँ जो शुरू हुई है, उससे प्रवचनकारों को और अल्टीमेटली समाज को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो काम शुरू हुआ है उसको तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए। और अनेक विद्वानों को बुलाने की जो बात कही, तो जिस एरिया में वो गोष्ठी होती हो उस एरिया के लोगों को बुलाया जाए, उसमें हम एक्सेप्शन न रखें तो अलग अलग जगह पर अलग अलग विद्वानों को लाभ मिलेगा। और पर्टिकुलरली जो हमारे टीचर हैं उनको तो यहाँ बुलाना हो तो वैकेशन का टाइम आपको देखना पड़ेगा। वो सब चीज़ों को देखते हुए इस प्रकार की गोष्ठियाँ होनी चाहिए। बहुत बहुत लाभकारक ये प्रयत्न हैं
शायद आयोजकों ने सोचा है उससे भी ज़्यादा लाभ इससे हो रहा है, इसका पूरा लाभ हमें लेना चाहिए। इस प्रसंग पर एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट ने शिखर जी में जो आयोजन शुरू किया है उसके निर्माण का काम अत्यंत तीव्र गति से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। जुलाई महीने तक में 20 फ्लैट रहने के लायक बन जाएंगे, 500 स्क्वायर फीट के 20 फ्लैट बन जाएंगे। रथ चल रहा है, रथ के लिए हमें प्रयोजन प्रचार का भी है और पैसे इकट्ठा करना भी है, और उसमें हम पूज्य गुरुदेव श्री को मुख्य रखते हुए ये रथ का प्रवर्तन करा रहे हैं। आप जानते हैं कि सब लोग हमारे सपोर्टर नहीं होते हैं, कभी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ प्रवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऐसी द्विधा में उस रथ को हम वहाँ नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि देव गुरु शास्त्र का और हमारे पूज्य गुरुदेव का सम्मान रहे, बढ़े और आगे बढ़े। इस प्रकार से ही तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट की सब गतिविधियाँ होगी। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। एक बात जो राकेश जी ने कही थी, बसंत भाई ने भी थोड़ा उसको रिपीट किया है। तो पोन्नूर की गोष्ठी के बाद ही कई बार अनंत भाई ने हमसे पूछा, वो गोष्ठी हुई थी उसका क्या रिजल्ट आया। अब मैं बड़ा धर्म संकट में, अब इनको क्या रिजल्ट बताऊं। तो गोष्ठी के पहले ही हमने उनसे कहा था कि हमारा उद्देश्य गोष्ठी होना, यही हमारा रिजल्ट है। क्योंकि जैसे 5 साल सरकार चला ली इतने विरोधियों के बीच में और इतने गठबंधन वालों को लेकर के, तो वो चल गई। तो पोन्नूर की गोष्ठी में यही स्थिति थी। तो फिर बोले क्या रिजल्ट आया, इसका कुछ तो होना चाहिए, कुछ फॉलोअप होना चाहिए। तो वो कुछ डिसीजन करो, समाज में काम करने के लिए कोई पॉलिसी या कोई ऐसा डिसीजन करो। तो वो पॉइंट मैंने लिख के डॉक्टर साहब को भेजे। तो डॉक्टर साहब बोले कि अपन कोई डिसीजन करने की स्थिति में नहीं है, अब कोई मानेगा कौन नहीं मानेगा, फिर वोटिंग होगी, फिर ये होगा, तो आपकी गोष्ठी का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। हाँ, किसी को कोई बात कहना हो, जैसे कि हमने आज सुबह कहा कि ये वाला फ़ोटो अपन ग्रंथों में देवें, ऐसा करें, तो अपने विचार व्यक्त कर सकता है। तो ये वास्तव में जैसा कि बसंत भाई ने कहा कि विद्वान लोग मिलें, विचारों का आदान प्रदान हो और एक रूपता हो, तत्व की एक दूसरे की गहराइयों को जानें, इसका लाभ कालांतर में समाज को अवश्य मिलेगा। तो जब मिलेगा, जैसा मिलेगा वो अलग बात है। तो ये उद्देश्य और लाभ के बारे में बात हुई। तो उनका ये भी इशारा था कि इसको सब जो कुछ हुआ है सब राइटिंग में आना चाहिए। तो जैसा कि राकेश जी ने कहा कि अभय जी को बोझा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मेरे ऊपर बोझा डाल देते तो मैं घबरा गया। इस बार दोबारा ये प्रस्ताव आया है, उसके लिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि हम आपके कार्यक्रम की सीडी आपको भेजेंगे, जिस वक्ता का, वैसे सभी की भेज देंगे, उसमें आप अपना जो कार्यक्रम है, आपने जो बोला है 3 दिन में 4 दिन में, उसे आप व्यवस्थित करके और अपने टू द पॉइंट करके और अच्छा रूप दे करके आप उसे हमारे पास भेजें। फिर हम उसका संपादन करके, ज़रूरत हुई तो उसमें हम राकेश जी का और भी लोगों का सहयोग लेंगे, तो उसका संपादन करके फिर वो मंगलायतन की पत्रिका में या किस रूप में देना है, बुक फॉर्म में जो है वो उसको दे करके, तो लोगों के सामने, क्योंकि जो लोग नहीं आए हैं उन तक भी ये चीज़ पहुंच जावे, कि सीडी भी पहुंच जावे और ये बुक भी पहुंच जावे। तो इसमें हमें आपका सहयोग इस रूप में चाहिए कि अब भले हर कोई राइटर तो नहीं होता, लेकिन टूटी फूटी भाषा में भी सही, लेकिन आप, क्योंकि बोलने में जितना विस्तार होता है तो लिखने में अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, तो आप वो काम हमें करके देवें, ऐसा मेरा निवेदन है। अब मैं भाई साहब से निवेदन करता हूँ, हेमचंद जी से, कि वो अपने उद्गार व्यक्त करें। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यों दुख अनंत, समझा ब्यूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। मुझे बहुत प्रसन्नता है, ये दूसरी संगोष्ठी में मैं शामिल हुआ। बहुत स्वास्थ्य की प्रतिकूलता थी, मन मना कर रहा था, लेकिन विराग जी और अभय जी का प्रेशर था, अनंत भाई का भी,
और मुझे खुशी है कहते हुए कि स्वास्थ्यानुकूलता रही। दूसरा पॉइंट ये खास कि मुझे इस गोष्ठी में सचमुच में बहुत लाभ हुआ। मैंने अपने जीवन में जो भी निष्कर्ष स्वाध्याय के बल से पाए हैं उसमें मैं ये बात स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन में परोक्ष रूप से आचार्य कल टोडरमल जी, श्रीमद् राजचंद जी का उपकार और साक्षात पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी का उपकार है। इस संगोष्ठियों में अपना जो आध्यात्मिक यानी मुख्य विवेचन है अपना, जिसका कि कहना चाहिए गुरुदेव श्री को अपन स्मरण करते हैं, और सचमुच में इस युग में वो एक प्रकार से वरदान थे। तो अब विद्वत संगोष्ठी में क्या हो कि जो कुछ इन ज्ञानियों ने कहा है, समय सार है, मोक्षमार्ग प्रकाशक है, प्रवचन रत्नाकर है अथवा गुरुदेव के प्रवचन हैं, इनको जिन्होंने अनेक बार पढ़ा है, सुना है, और विद्वानों की एक कर्तव्य ड्यूटी होती है कि उन्होंने न्याय में और अन्य अनुयोग ग्रंथों में किस प्रकार से उसको समाहित किया है, तो वे उसको यहाँ प्रस्तुत करें। ये पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री मेरे को ये बात बार बार कहते थे, देखो बेटे, पंचम काल के अंत तक जैन धर्म जाएगा, किसके भरोसे जाएगा, ना धर्मो धर्म कहीं बिना। तो गुरुदेव तो चले गए, टोडरमल जी चले गए, आप लोगों में से भी कोई बनेगा टोडरमल गुरुदेव बहुत स्पष्ट बोलते थे। माने ये डरपोकपना छोड़ के, लेकिन बल होगा अगर तुम्हारे पास आगम का, तो वे कहते थे आगम बल और आत्म बल, इन दो के भरोसे पंचम काल के अंत तक धर्म जैन धर्म टिकेगा। और इसलिए आगम बल के लिए जो कुछ अपना हजारों वर्ष पुराना साहित्य है, कुंद कुंदाचार्य का, अमृतचंद जयसनाचार्य, धवला आदि टीकाएँ जितनी भी हैं चारण युग से, तो ये विद्वत गोष्ठी में डेफिनेटली उनका प्रयोग, न्याय ग्रंथों का भी, जैसे बहुत सारे सवेरे एक अभय जी ने बढ़िया प्रश्न किया था, भाई अवधि ज्ञान माना पर ज्ञान में हम स्वयं प्रकाशक कैसे घटाएं, पर प्रकाशक उसमें तो रूप स्वदे तदनंत भागी माना पर्यस्य, तो उसमें वही सूत्र याद आए अपने को परीक्षा मुख के कि घटम अहम आत्मना वेदमी कर्मवत कर्तिकरण क्रिया प्रति थे, हर ज्ञान पर्याय स्वयं पर प्रकाशक है, ये बिल्कुल जनागम से निरावाद सिद्ध है। अब उसमें अपने को कैसे ग्रहण करना, इतना से ये पैंच शब्द आता था जो इसमें भी स्पष्ट किया, तो उसमें टोडरमल जी का या स्वामी जी का नामोल्लेख आ सकता है, तथापि उसके पूर्व या उसके साथ हमको चाहिए कि मैं आगम का कोई सूत्र, कोई सिद्धांत प्रमाण प्रस्तुत करें, तो उससे वो और पुष्ट हो जाता है सिद्धांत। और जो इस गोष्ठी का मुख्य विषय था स्वयं पर प्रकाशक, तो ये तो बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है अगर मैं कहूँ अपने खासकर अध्यात्म प्रेमियों में, आत्मार्थियों में, और उसका कारण रहा कि जो विवेचन अपन ने गुरुदेव श्री से अध्यात्म के ऊपर, आत्मा के मोक्ष मार्ग और अनुभूति के ऊपर सुना, उसमें से ये जो अपन सुनते हैं डेली 17-18 गाथा में कि भगवान आत्मा तो जानने में आ रहा है बाला बाल गोपाल के, जानने में आने पर भी नहीं जान पा रहा है, लक्ष्य पर का है, राग का है। तो इसमें और ज्ञाकार ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान का ही मटेरियल लगा है, सब ज्ञानी है, हो गया, पूरा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से अपने को उसमें उनकी विवक्षा और उसका पॉइंट बिंदु देखना चाहिए। और जो डॉक्टर साहब ने बात कही, वास्तव में मैं ये बात कई बार कहता हूँ, प्रवचन सार को आत्मसात पहले करो, उसके बाद नंबर 2 पे समय सार। आत्मसात मैंने विद्वत गोष्ठी के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि प्रवचन सार सिद्धांत ग्रंथ है, उसमें अध्यात्म के साथ आगम का सुमेल है, उसकी टीकाओं को पढ़ो आप, तो पूरा सर्वज्ञ स्वभाव क्या है, ज्ञान स्वभाव क्या है, पूरी गाथाएं भरी पड़ी हैं। उसके बाद जब प्रयोजन की सिद्धि की बात आती है, तो तुम पर का लक्ष्य छोड़ सारा चीज़ करो स्वयं लक्ष्य अपने ज्ञान के द्वारा। तो एक प्रयोजन की, एक वस्तु की सिद्धि प्रयोजन है, और एक वस्तु की सिद्धि के साथ अपने स्वानुभव और मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट हुए रहता है। तो ये विषय बहुत अच्छा रहा, मुझे मेरी कमियां भी ख्याल में आई, मैं जानता हूँ कई बातों को प्रस्तुत नहीं कर पाता। और जो हमारे पूर्व वक्ता ऋषभ जी ने, राकेश जी ने कहा बीच में टोका टोकी नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, कभी मेरे से भी हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो विषय है उसमें समय पूरा निश्चित दिया जाना चाहिए। और एक लास्ट हम जो कहना चाहते हैं, जो राकेश जी ने भी कहा कि एक तो होता है विद्वत गोष्ठी हाई लेवल की, तो उसमें इतने विद्वान निकले हैं, तो कम से कम 100 का आप टारगेट रखो कि 100 आवें, क्योंकि और उसके लिए टाइम भी मैं बताना चाहता हूँ कि छुट्टियां जब होती हैं तो दिसंबर का लास्ट पीरियड पकड़ो, 1 सप्ताह में 5 दिन का,
अधिकतर उसमें श्रोता भी आ सकते हैं, बहुत सारे और जो छुट्टियों वाले वे भी आ सकते हैं। अधिकतर टीचिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे शास्त्री, और उस दिसंबर के अंतिम सप्ताह में प्रायः शायद 1-2 जगह कार्यक्रम होते हैं, तो वो इतना बढ़िया रहेगा। और भले उसमें से आप प्रमुख वक्ता और उनसे कहो इस विषय पे आप अपना वक्तव्य लेकर के लाओ। मैंने भी वो तैयारी नहीं की थी सच में, जैसे होता ना आपका सेमिनार का भी रूप हल हो जाता है, तो इस प्रकार से इसमें 4 चांद लग जाएंगे। और ऐसी गोष्ठी के लिए अगला विषय सुझाव देता हूँ, कई हमारे मित्र कहते रहते हैं, वो होना चाहिए गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है, कितने भेद प्रभेद हैं, यही हम सम्यक की बात करते हैं। मिथ्यात्व कहाँ तक जमाए बैठा है, उसका निष्कासन कैसे हो। जैसे भले चाहे वो 19 गाथा के माध्यम से वो चाहे कुछ ये चर्चाएं आती हैं, तो इस प्रकार से मैं अपना वक्तव्य कहता हुआ समाप्त करता हूँ। 2 बिंदुओं पर बसंत भाई जा रहे हैं, ठीक है। अब बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, और हमें उम्मीद है कि अगली गोष्ठी में आप आद्योपांत शुरू से आखिरी तक रहेंगे। अरे विराग जी, 1 मिनट। बसंत भाई, सुमन भाई आपको एक वो फोटो भेंट कर रहे हैं। हाँ, फोटो और सीडी। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। रही सही सुपरबन बाद में चर्चा कर लेंगे। भाई साहब आपको भी बोलना है, आप आना बाद में। मैं 2 धर्म संकट आपको बताना चाहता हूँ। एक तो 100 को बुला लो, 200 को बुला लो, सबको संभालो। उनमें हमने 2 वर्गीकरण रखे हैं। उस पर दादा ने हमें थोड़ा ठपका भी दिया था कि ये किसने निर्णय किया कि कुछ वक्ता, कुछ विद्वान वक्ता होंगे और कुछ खाली श्रोता होंगे। हमने जिनको बोलने के लिए बुलाया है उन्हें स्पष्ट लिखा गया आपको इसमें ये विषय तैयार करके आना है और आपका हम लाभ लेंगे। और जिन्हें हर एक को तो बुलवा नहीं सकते ना, 5-10 में तो ये हाल है, तो हर एक को बुलवा नहीं सकते। तो हमने अपने जो शास्त्री विद्यार्थी हैं और जानते हैं कि वो अपेक्षा भी नहीं रखते, तो उनको ये लिखा गया आपको लाभ लेने के लिए पधारना है। तो लाभार्थी तो जितने हमारे विराग की क्षमता होगी उतने अधिक आ सकते हैं लाभ लेने वाले, वो स्थान के ऊपर और जगह के ऊपर और समय के ऊपर है। लेकिन हस्तक्षेप करने वाले, सक्रिय रूप से अपने गंभीर विचार विमर्श करने वाले, तो और भी कोई आपके ख्याल में होवें। हमारे पास प्रस्ताव आया है आगामी गोष्ठी में सुमत प्रकाश जी को आमंत्रित करने का। एक और बात रहस्य में आपको बता दूं कि जितने सुपर विद्वानों को बुलाएंगे हम लोग उतनी चर्चा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके प्रवचन होना जरूरी है या उनको ज़्यादा टाइम देना जरूरी है। तो हम तो उनसे ट्यूनिंग पहले बिठा लेते, दादा से भी थोड़ी थोड़ी ट्यूनिंग बिठाई, और जैसी बैठी वो आपके सामने हाजिर हुई है। उनका देखो, उनका व्यक्तित्व और उनकी ऊंचाइयों को कोई पा नहीं सकता, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनके सामने कुछ भी समझ लो क्रॉस करने की या कहने की कि भाई अभी तो ये टाइम है। वो थोड़ा बहुत रजनी भाई ने संभाला, लेकिन कहने का आशय ये है कि अगर हम उत्तम चंद जी हैं, विमल दादा हैं, सुमत प्रकाश जी हैं, लोग हमसे टोकते हैं कि आप उनको क्यों नहीं बुलाते हैं, तो उसका मूल कारण ये है कि बुलाओ तो उसका लाभ ले, उसका लाभ लो तो वो शिविर हो जाएगा, फिर वो गोष्ठी नहीं रहेगी। इसलिए हम तो समझ लीजिए बहुत से ऐसे मतलब इस लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल के विद्वान जो हैं अपने, तो हम चाहते हैं कि गोष्ठी का स्वरूप वही रहे जो रजनी भाई ने स्थापित किया है। बिंदुओं पर हर एक से उसके विचार उसी पॉइंट पे पूछे जाएं, और आवश्यक होवे तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन भी होवें, और श्रोताओं में से भी आवे। श्रोता भी तो विद्वान हैं सब, चर्चा परिचर्चा। तो अब हम अगर वो विद्वान इस शर्त पर राजी हो जाएंगे
कि ठीक है हमें प्रवचन का या हमें 2 घंटा चाहिए या पौन घंटा चाहिए, इसका कोई आग्रह नहीं है। हम तो आपके बीच में बैठेंगे और जब आप कहोगे तब अपना विचार मंतव्य देंगे। हमें उम्मीद है कि सब तैयार होंगे तो उनको अभी हम लाभ लेंगे। अब विषय के बारे में भी मुझे दुविधा है। कुछ विषय तो ऐसे होते हैं कि जिनमें सब एक ही मत हैं। अब जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस पर क्या गोष्ठी रखी जावे तो उसमें तो पृष्ठ पेषण ही होगा, तो सेम विषय रखने से क्या फायदा। भरत भाई सुन रहे हैं ना आप मेरी बात। दूसरा, मेरे तो अंदर की ये भावना है, उसको हमारे राकेश जी भरत भाई वगैरह विचार करके हमें बतावें कि वो उचित है कि नहीं। अगर सोनगढ़ में गोष्ठी रखनी है तो आज समाज में भी ऐसा माहौल है कि उधर भी कई लोग ऐसे हैं कि जिस हमसे या समझ लो गुरुदेव की धारा से या इस धारा से जुड़े भी नहीं है और सैद्धांतिक या प्रतिपादन में प्ररूपण में विभिन्नता भी है। तो अगर अच्छा रूप और बने और सचमुच में विचार मंथन होवे तो हम क्रमबद्ध पर्याय की गोष्ठी रखें और जो क्रमबद्ध पर्याय से सहमत नहीं हैं उनको भी बुलावें, उनसे भी हमारे ही बीच में कि आपके क्या पॉइंट्स हैं। मैं समझता हूँ उसका ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन अखाड़ा ना बन जावे। जब यहाँ सहमत लोगों में अखाड़ा थोड़ा सा बन सकता है तो असहमत लोगों में तो क्या हो सकता है थोड़ा भी तो मजा है। वो प्रेम का अखाड़ा है। ये दृष्टि का विषय गुरुदेव का प्रिय विषय था, उसमें भी मूल भाव सबका एक सा है, लेकिन प्रतिपादन शैली में बहुत भिन्नता है। वो अभेद बनाम त्रिकाली ध्रुव, उसका बड़ा समझ लो एक गंभीरता है उसमें। तो इस तरह से आप हमें अपने सुझाव देवें। जैसा कि अभी शायद सुझाव आया था ना विषय का आपने कौन सा विषय का बताया था? ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व है, बढ़िया है। तो इस तरह से जिसका जो सुझाव हुए वो उसके बिंदु और रेफरेंस वो भी हमको देवे तो बड़ी सुविधा हो जाएगी। हाँ, समय के बाद विचार करेंगे। अच्छा है, दिसंबर का लास्ट वीक है, सोचेंगे। और उस समय 16 से 23 तक तो मंगलायतन का ही है पंच कल्याणक, फिर देखेंगे। मैं भरत भाई से निवेदन करता हूं कि वे अपने विचार संक्षेप में व्यक्त करें। स्वपर प्रकाशक स्वभाव पे ये गोष्ठी चली। ये ज्ञान की बात है, ज्ञान के स्वभाव की बात है। तो ज्ञान है वो अनेकांतिक है, तो अनेकांतिक होने के कारण उसको अनेक अपेक्षा से समझा जा सकता है और कहा जा सकता है। तो ये सब जो है वो शास्त्र में अनेक प्रकार से इनके कथन आते हैं। तो अनेक शास्त्रों में अभी तो जितने शास्त्र उपलब्ध है वो सब तक हम नहीं पहुंच सकते, मगर उसका सार पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को जिस अपेक्षा से उसका ग्रहण करके अपने आत्मार्थ को पा सकते हैं, वो सार अपने को वो करके दिया है। तो वो उसका अपने को अध्ययन करके उसके ऊपर अपन जो ये स्वाध्याय रखते हैं वो एक अच्छी चीज़ है। और ये जो अभी स्वपर प्रकाशक का अनेक प्रकार से अपना जो विचार है वो सब अनेक विद्वानों के पास से मिलता है, तो उससे अपने को बहुत प्रकार से वो लाभ मिलता है कि अनेक अपेक्षाओं से अपन समझ सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और जैसे एक ही अपेक्षा का कथन अभी गुरुदेव के प्रवचन में आता था कि नहीं, पर को नहीं जानता है, पर संबंधी अपने ज्ञान को जानता है। वो ज्ञान में भी नहीं अटक के वो अपने द्रव्य स्वभाव पे जाना चाहिए। इस प्रकार की एक जो कथन की पद्धति थी, वो इस प्रकार का प्रवचन अभी जो चुना गया था वो इस क्रम में हमने सुने। मगर आज का जो प्रवचन था उसमें सौ पर अभाव से ज्ञातृता तो आत्मा की है और कर्म नो कर्म सब पुद्गल के, इस प्रकार के दो के भेदनान करके वो अपना आत्मद्रव्य भी अनुभव में आ सकता है। इस प्रकार की दोनों प्रकार की पद्धति को एक साथ में लेके ये अनेकांतिक स्वरूप है। वो तो सब प्रकार से जैसी अपेक्षा शास्त्र में भी आती है और वो जो गुरुदेव ने जो उजागर की है वो सब अपेक्षा को अपने समझ के फिर वो मध्यस्थ भाव से अपना स्वरूप के इस प्रकार से अपन प्राप्त कर सकते हैं, वो अपने को समझना चाहिए। और आपस में गोष्ठी करते समय वो वितराग भाव से और परस्पर वात्सल्य भाव से और एक दूसरे की बात न काटते हुए वो उसमें वो क्या कहना चाहते हैं वो उसका अभिप्राय उसके पास रख के वो अपना कुछ अभिप्राय उससे फेर होवे या उसमें ज़्यादा होवे तो अपनी बात कह सकते हैं। इस प्रकार का जो ये आयोजन है वो इस प्रकार से ही होना चाहिए।
अभी वो दूसरी कोई अभी गुजरात में रखने की बात आई है कि गुजरात में किसी कोई भी स्थान पे ये गोष्ठी अभी होगी मेरे ख्याल से। इस प्रकार का सब वातावरण बना हुआ है और ऐसे ही सब सोच हो रही है कार्यकर्ताओं की और जो आयोजन करता है उनकी। तो उनमें उसमें विषय की बाबत में बात होती है तो वो दृष्टि का विषय और ज्ञान का विषय क्या है, ये मेरा सुझाव है कि अभी अगली गोष्ठी में दृष्टि का विषय और ज्ञान का विषय ये विषय रखना, ये मेरा सुझाव है। बहुत बढ़िया। अभी प्रदीप जी। लास्ट में वो हमारे अध्यक्ष हैं समापन समारोह के अध्यक्ष। जनाणम। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमन भाई और जिनके कंधे पर पंचम काल के अंत तक ये जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि का या गुरुदेव के द्वारा बताए गए तत्व का प्रचार प्रसार का भार है, ऐसे सब उपस्थित अनुपस्थित विद्वानगण, वास्तव में ये जो स्वपर प्रकाशक के विषय पर यह गोष्ठी संपन्न हो रही है वह बहुत ही कार्यकारी हुई, लाभदायक हुई। और उसमें जब विमल दादा और हमारे पास ये अभय जी का पत्र आया और उसमें ये जो विषय देखे 14 पॉइंट, तब हम दोनों की चर्चा हुई उस विषयों पर और हमने ये निर्णय किया हमारी गोष्ठी में, मतलब विमल दादा ने भी कहा, मैंने भी कहा, हमारी गोष्ठी में ही हो गई कि वास्तव में अभय जी ने कमाल किया है। जो पॉइंट चुने हैं स्वपर प्रकाशक के संबंधित वास्तव में विचारणीय हैं और सारे स्वपर प्रकाशक के जितने भी विभिन्न पहलू हैं सब समाविष्ट हो गए। इसलिए अभय जी के जो ज्ञान है उससे परिचित हैं, सारा समाज परिचित है निश्चय। इसकी जो नए चक्र की कक्षाएं वे वहाँ पे जयपुर में लेते रहे जब जगह जगह पे, और जीवन इसी में अर्पित है। और जो हेमचंद जी हेम हैं वो वास्तव में सोना है, जो हेम है वो उन्होंने यहाँ पर जो वक्तव्य प्रदान किए उसमें आप सबने देखा होगा कि एक एक विषय पर कितनी गाथाओं का उन्होंने आधार दिया, उनका कितना मैंने अभ्यास उसके ऊपर है। ये वास्तव में अपने यहाँ पर अपने समाज में, अपने जीवन में, अपने मुमुक्षुओं में इतना धर्म ग्रहण करने, इतना प्रयत्न करने वाला, इतना अभ्यास करने वाला और ब्रह्मचारी रहकर वो बहुत दुर्लभ है। उसका बिल्कुल अपने को ब्रह्मचारी होने के बाद ये करे तो संभव है, नहीं करे तो नहीं करे, लेकिन इन्होंने दोनों काम किए। बहुत वास्तव में उनके बड़ा सम्मान है हमारे हृदय में उनके प्रति। और तीसरी बात ये है कि यदि ये गोष्ठी है और इस गोष्ठी के अंदर यदि राकेश जी नहीं आवे तो समझ लो कि वो गोष्ठी हो नहीं सकती है, निष्प्राण। ये बहुत मेरे भी परम प्रिय मित्र हैं, मित्र की मानता हूँ। हम जब भी अब जयपुर में मिलते थे या यहाँ होते और विषयों पे जब चर्चा होती थी तो इतनी लड़ाई हो जाती थी कि लोग इकट्ठे हो जाते थे। ये जो पूछ रहा होता था नहीं यहाँ पे रुके नहीं, मतलब वो विषय के ऊपर थे ऐसे। हम प्रतिद्वंदी मित्र हैं शतरंज के खिलाड़ियों की भांति। तत्व के संबंध में अलग अलग प्रकार के जो पहलू हैं इससे उठते हैं, जो मतलब कि बहुत अच्छे बढ़िया टॉप विचारक, चिंतक और वस्तु स्वरूप के अनुसार रहकर बंध कर चलने वाले। और वो ये मैंने पोन्नूर हिल में भी देखा
और यहाँ पर भी देखा, और पोन्नूर हिल में और जो यहाँ गोष्ठी हुई अभी जैसी पोन्नूर हिल में जो हुई थी वो कम सफल नहीं हुई, वो बहुत बेहद सफल हुई थी। और बल्कि जो यहाँ उस पद्धति रखी गई इस तरह की, उससे भी ज़्यादा अच्छी पद्धति वो लगी थी कि कैसे कि जैसे एक विद्वान कोई भी है, अभय जी ने वो इस प्रकार संचालित किया पहले कि उस विद्वान को आधी घंटा दिया, 2 घंटा दिया, उसको उस विषय से संबंधित जो विषय था हमारा, उस पर उन्होंने आज 4 घंटे तक अपना पूरा वक्तव्य प्रदान किया अच्छी तरह से। उसके अंदर कहीं भी कोई गलती हो, मिस्टेक हो या समझ में नहीं आ रहा हो, वाद विवाद हो, तो उसके लिए राकेश जी सामने बैठे हैं, अभय जी सामने बैठे हैं, दूसरे विद्वान सामने बैठे हैं, वो उसको उसमें से प्रश्न उसका उत्पन्न करके और उसको व्यवस्थित किया जाए तो बहुत बढ़िया सफलता मानता हूँ मैं। और उसमें जैसे मेरे भी वहाँ सफर प्रकाशक के संबंध में 5 पॉइंट वहाँ पे हमने प्रस्तुत किए थे। वो मिथ्या दृष्टि का सफर प्रकाशक, सम्यक दृष्टि का, आत्मानुभूति के काल में सफर प्रकाशक, आत्मानुभूति से बाहर रहे उपयोग तब उस काल में सफर प्रकाशक, और ज्ञान की षट कारक की जो पर्याय उत्पन्न होती हैं उसके सफर प्रकाशक, और केवल ज्ञानी का सफर प्रकाशक। ये सभी विभिन्न पहलू थे। हमने भी वास्तव में वैसी ये सब विषय जो अभय जी ने रखे थे, इसके इन सब पॉइंटों के, इन 5 पॉइंट के अंदर मैंने सब समाहित किए थे। और मैं भी ये चाहता था कि जैसे अभी आधी घंटा उस प्रकरण में लेते और सारे प्रकरण को मैं मेरे हिसाब से प्रस्तुत करता उसका सबके अभियाल, क्योंकि ये इस विषय में कोई प्रश्न पॉइंट बना, कोई नहीं बना, पूरी बात में कह नहीं पाया, ये उसमें रहता है। बहुत बातें मेरे को आज आधा घंटे रखें आपका इस विषय पे। हाँ, पहले आधा घंटा 8 बजे से, फिर बाद में गोष्ठी रखेंगे। ठीक है, अपन उसको ले लेंगे। तो मेरा विषय ये मतलब ये नहीं था कि अभी रखा जाए, बाकी ये है कि इस तरह का वो जो प्रकरण, वो स्टाइल थी वो बहुत बढ़िया थी, और ये स्टाइल यहाँ पे भी रखी जाए। जो है आपकी हम ये सुनना भी चाहते हैं कि विमल दादा के साथ में आपकी क्या चर्चा हुई। हाँ। ये भी सुनना चाहते हैं, और जो भी आप पूरे 14 विषयों के संबंध में आप अपना एक वक्तव्य देवें, ऐसी कोई बात नहीं। 5 पॉइंट के रख करके उसमें मिला दें सब। हाँ, वो दे दें। तो ठीक है। इसके अलावा और विषयों के संबंध में जैसे अपने ऋषभ जी हैं, अभी पहली बार मैंने यहाँ पे गोष्ठी में इनको देखा। ऐसे उज्जैन के अंदर काफ़ी समय तक रहे और विमल दादा मेरी क्लासों में वगैरह अच्छा अध्ययन किया। उसके बाद इंदौर में जाकर के बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, और वहाँ पे प्रवचनकार हैं भी इंदौर में मुख्य जगह पर। और उन्होंने एक विषय रखा है ऐसे गोष्ठी के लिए कि जैसे कि आत्मानुभूति कैसे, तो बहुत बढ़िया विषय है। और उसके ऊपर भी इसके पॉइंट है कि आत्मानुभूति निश्चय नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं से आत्मानुभूति, या प्रमाण द्वारा आत्मानुभूति, या प्रमाणातीत द्वारा आत्मानुभूति, या नयातीत निर्विघ्न पक्षातिक्रांत द्वारा आत्मानुभूति। अनेक पहलू उसमें बनते हैं, वो लगे जाएँ। जैसे हमने शिखर जी के अंदर अभी हाल ये सेमिनार रखा था, ये शिखर जी के शिविर में ही सेमिनार रखा, तो उसके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, ऐसे 3 पॉइंट दिए। तो सम्यक दर्शन का देख करके उसके ऊपर विभिन्न विद्वानों को एक चिट दी